अजीब सा दिमाग है, क्या कमाल का है। गाड़ी भी नहीं है उनके पास, ड्राइवर भी नहीं है और फैक्ट्री भी नहीं है, लेकिन वो बाकी लोगों के कंधे पे सप्लाई करते हैं और एक ऐसा ऐसा बिजनेस मॉडल बना दिया कि उससे उनकी कमाई चल रही है। उनका कोई देश नहीं, उनका कोई ऑफिस नहीं, उनका कोई एक जगह नहीं, लेकिन ये सब धंधा करने वाला दिमाग देखिए। तो उस पे ऊपर एक कुछ लाइनें लिखी गाने की, वो हम आपको शेयर करेंगे। कोशिश करना अगर आप इसमें साथ दे सके तो। थोड़ा थोड़ा राजस्थानी पुट आता है इस गाने में, क्योंकि ये गिग वर्कर का कानून पहले राजस्थान में बना और वहां से इसका थोड़ा। अरे आवे 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 रे ओला यूबर आवे रे, आवे 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 रे ओला यूबर आवे रे। एक दो लोग यहाँ आके गा के भी सकते हैं मदद करने के लिए। आ जाओ, एक दो लोग आ जाओ, 2 आ जाओ, 4 आ जाओ, 5 आ जाओ, स्टेज तो बहुत बड़ा है। शाबाश, थैंक यू, बढ़िया। अरे आवे 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 रे ओला यूबर आवे रे, आवे 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 रे ओला यूबर आवे रे। अरे आवे 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 रे स्विगी जोमेटो आवे रे, आवे 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 रे स्विगी जोमेटो आवे रे। अरे आवे 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 रे अमेजॉन फ्लिपकार्ट, आवे 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 रे अमेजॉन फ्लिपकार्ट। अरे चुपके चुपके आते हैं खुले आम खाते हैं, चुपके चुपके आते हैं खुले आम खाते हैं। और ये इनका तरीका ही बहुत, पहले थोड़ा लालच में जरूर फंसाते हैं ताकि आप पहले आओ लालच में और उसके बाद इनकी दुनिया चलती है। अरे पहले तो ये लालच देकर लोगों को फंसाते हैं, पहले तो ये लालच देकर लोगों को फंसाते हैं। लालच देने में खर्चा भी होता ना, तो करोड़ों का खर्चा करके धंधा को जमाते हैं, करोड़ों का खर्चा करके धंधे को जमाते हैं। और एक बार जब जम गए तो फिर देखो आप, और धंधा जम जाए तो भारी लूट मचाते हैं, धंधा जम जाए तो भारी लूट मचाते हैं। अरे लोगों की मुसीबत का पूरा लाभ उठाते हैं, लोगों की मुसीबतों का पूरा लाभ उठाते हैं। अरे आवे 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 रे अमेजॉन फ्लिपकार्ट, आवे 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 रे अमेजॉन फ्लिपकार्ट। अरे चुपके चुपके आते हैं ये खुले आम खाते हैं, चुपके चुपके आते हैं ये खुले आम खाते हैं। ना गाड़ी है ना ड्राइवर है कमाई इनकी भारी है, गाड़ी है ना ड्राइवर है कमाई इनकी भारी है। कई बार ओला उबर में आप सफर करो तो उसको पूछ लेते हो ड्राइवर से कहाँ के हो, तो बताता है मैं यहाँ का हूँ वहाँ का हूँ, कब से चला रहे हो गाड़ी आपकी, हाँ मेरी है, आप चलाते हाँ, और फिर कमीशन, मतलब जो आप दे रहे हो उसको, चाहे आप ऑनलाइन दो या ऑफलाइन दो, उसमें से उसको कमीशन जाता है जिसने केवल ऐप का काम करके किया। ना फैक्ट्री है ना माल बनाते फिर भी बिक्री भारी है, फैक्ट्री है ना माल बनाते फिर भी बिक्री भारी ये है। एक और अलग धंधा है जहां माल भी नहीं बनाते, फैक्ट्री भी इनकी नहीं, लेकिन सब खरीद लेते हैं, तो और कोई बचता ही नहीं है खरीदने वाला, सारा का सारा तू यहां लिया, अब जो लेगा वो मेरे से ही लेगा। ना फैक्ट्री है ना माल बनाते फिर भी बिक्री भारी है, ना फैक्ट्री है ना माल बनाते फिर भी बिक्री भारी है। ये स्टार्टअप क्या है? स्टार्टअप, हाँ, स्टार्टअप को स्टार्टअप कह कर ये पैसा लेते, स्टार्टअप से पैसा लेते सरकारों को पैसा देते, स्टार्टअप से पैसा लेते सरकारों को पैसा देते। अरे स्टार्टअप से पैसा लेकर सरकारों को पैसा देते, स्टार्टअप से पैसा लेकर सरकारों को पैसा देते। दुनिया की सरकारें डरती वो भी इनका कहना करती, दुनिया की सरकारें डरती वो भी इनका कहना करती। सोचिए लोकतंत्र में इतने सारे लोग वोट दे के सरकार बनाते हैं, वो सरकार इनसे डरती है, ये तो वोट देने भी नहीं जाता। मुझे नहीं लगता कि कोई कंपनी वाला मालिक वोट देने के लिए जाएगा, जाता ही नहीं, निकलता ही नहीं है। वोट आप देते हो, सरकार आप बनाते हो, लेकिन सरकारें कहना इनका करती है, जैसा कहते हैं वैसा करती है।
तो दुनिया की सरकारें डरती वो भी इनका कहना करती। दुनिया की सरकारें डरती वो भी इनका कहना करती। कोई देश बचा नहीं है जिसको इन्होंने ठगा नहीं है। कोई देश बचा नहीं है जिसे इन्होंने ठगा नहीं अरे है। चुपके चुपके आते हैं ये खुले आम खाते हैं। चुपके चुपके आते हैं ये खुले आम खाते हैं। घाटे में ये खुद को बताते टैक्स में ये छूट पाते। घाटे में ये खुद को बताते टैक्स में ये छूट पाते। इनको जो सीए या वकील ऐसे मिलते हैं सुझाव भी देते हैं कि कैसे आप घाटा बताओ ताकि आपको टैक्स में और छूट मिल जाती है। छूट लूट के खेल में ये पैसा खूब कमाते हैं। छूट लूट के खेल में ये पैसा खूब कमाते हैं। ना दफ्तर ना है ठोर ठिकाना ऑनलाइन धंधा चलाते। दफ्तर है ना ठोर ठिकाना ऑनलाइन ये धंधा चलाते। कोरोना की आपदा का अवसर ये बनाते हैं। कोरोना की आपदा को अवसर ये बनाते हैं। अरे आवे 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 रे चुपके चुपके आवे रे। आवे 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 रे चुपके चुपके आवे रे। अरे चुपके चुपके आवे रे खुले आम खावे रे। चुपके चुपके आवे रे खुले आम खावे रे। तो आज इसके बारे में बात करेंगे कि इनका खाने का धंधा कैसा तगड़ा है और इनको जो कमा के देने वाले हैं उनकी हालत सबसे ज्यादा खतरे में भी है, सबसे ज्यादा पीड़ित भी है, सबसे ज्यादा दुखी भी है। तो सभी को गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। और मैं I just want to understand भाषा का preference. Is there anybody in the room who will not be able to understand Hindi? So if we can sit with some of us who can do simultaneous translation, तो अभी सबकी सहमति है तो हम ये सेशन हिंदी में चलाएंगे। तो शुरुआत में तो मैं पहले निवेदन करती हूँ कुछ ऐसे 2-3 लोगों को पैनल में बुलाने के लिए। ये सत्र एक बातचीत की तरह ही होगा, पर कुछ ऐसे हमारे पैनलिस्ट में रिक्वेस्ट करूंगी कि वो कड़ी जोड़ते रहे, इस चर्चा को कैसे और आगे बढ़ाते रहे। तो पहले तो सिद्धेश, आप सब सिद्धेश से वाकिफ़ हैं, कल भी थे हमारे पैनल में और सेशंस पे थे। तो सिद्धेश को एक वेलकम, थैंक यू। पंकज जी, अगर आपकी सहमति है और अगर ठीक है तो पंकज जी भी हमारे इस मुद्दे पे तो जुड़े रहेंगे। फिर मैं शेख सलाउद्दीन, हाँ शेख जी, तो शेख जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आए। शेख सलाउद्दीन इंडियन प्लेटफॉर्म वर्कर्स के पहले यूनियन को सेटअप करने के लिए उनका क्रेडिट जाता है और अभी वो तेलंगाना गिग इन प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन के कर्ता धर्ता है और वो अनेकों लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि इनका सबसे पहले यूनियन था प्लेटफॉर्म वर्कर्स का, वो हर लेवल पे पॉलिसी पे भी बहुत इनका प्रभाव रहता है और एडवोकेसी में इन्वॉल्व्ड है। और अभी आप ये नहीं मानिएगा कि इस पैनल में केवल 2 पुरुष हैं, मैं भी हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा बैठूंगी नहीं, मैं इधर उधर चल रही हूँ और मैं भी इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाती रहूँगी। तो और हमारे साथ जुड़े हैं लोग जो एक्चुअली उबर, ओला, रैपिडो में काम करते हैं और वो भी अपनी व्यक्तिगत एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल just wanted to start with a usual thing कि इस कमरे में कितने लोग ऐसे हैं जो उबर, ओला, रैपिडो का इस्तेमाल करते हैं? जैसे मैं तो हूँ, ठीक है। तो वी हैव एन ऑडियंस वास्टली जो इस सर्विसेज को इस्तेमाल करते हैं। स्विगी, जोमेटो, आई एम श्योर ये वही हाथ खड़े होंगे स्विगी, जोमेटो के लिए, अर्बन कंपनी के लिए। तो आपके जीवन में कन्वीनियंस ज़रूर आया है, मेरे जीवन में ज़रूर आया है, तो उसके बारे में ज़्यादा चर्चा, आई थिंक वी कैन अज्यूम, एक प्रिजम्पशन है कि हमें पता है क्यों हमारे जीवन में काफ़ी ईज़ बढ़ा है। एक फ़ोन पे बुक करने के वजह से 5 मिनट में, 7 मिनट में चीज़ें आ रही हैं। हमारा एक्चुअली सुबह से रात का काम इन ऐप्स के ही थ्रू हो रहा है। हमारा टूथपेस्ट इनसे आता है, सब्ज़ी इनसे आता है, हम ऑफिस इससे पहुँच रहे हैं, भूख लगे तो खाना इससे आ रहा है, घर की सफाई, प्लम्बर चाहिए तो ये भी ये एप्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ इज़ एक्चुअली बीइंग टच्ड
by these platforms, aggregators and applications. But मैं सत्र खोलना चाहती थी इससे कि आपको क्या लगता है कि जो लोग इस सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं उनको क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं. एंड इट्स अ जेन्युइन क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि किसी को कुछ नहीं बेनिफिट मिल रहा है. और एग्रीगेटर्स भी हमेशा ये हर जगह और ये मैं बस वोकैबुलरी क्लियर करना चाहती हूँ. ये सारे कंपनियां जो है जिसके ऊपर गाना भी लिखा गया, ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो, अर्बन कंपनी, रैपिडो, Amazon, फ्लिपकार्ट, ये सारे हम इनको एग्रीगेटर्स रेफर करेंगे इस पूरे कॉन्वर्जेशन में, क्योंकि उनका परिभाषा ये है कि हम कुछ करते नहीं हैं. जैसे शंकर जी का गाना है, हम फैक्ट्री में कोई माल प्रोड्यूस नहीं करते, हमारे गाड़ियाँ नहीं हैं, हम एग्रीगेट करते हैं. जिसको सर्विस चाहिए उसे कनेक्ट करते हैं जो सर्विस प्रोवाइड कर सकता है. तो उनको कहते हैं डिजिटल इंटरमीडियरीज. एंड दे आर ऑल रजिस्टर्ड एज डिजिटल इंटरमीडियरीज. आज के दिन उबर इज नॉट रजिस्टर्ड एज अ टैक्सी प्रोवाइडिंग सर्विस, तो वो ट्रांसपोर्ट रेगुलेशंस के तहत नहीं आते. वो दे रजिस्टर्ड एज अ डिजिटल इंटरमीडियरी, क्योंकि उनको लगता है हमारा काम यही है, हमने ऐप बनाया, आपको चाहिए ये प्रोवाइड करेंगे, आप दोनों आपस में बात करिएगा. ये उनका क्लेम है. तो प्रश्न में आती हूँ कि आपको क्या लगता है जो ड्राइवर्स है या जो डिलीवरी बॉयज है, ज़्यादातर पुरुष ही है, या अर्बन कंपनी प्रोफेशनल्स हैं, उनके जीवन में आपको क्या लगता है, क्या बेनिफिट्स या सुधार हुए हैं? तो उससे Okay, so I'll just repeat. The question I was asking is, how do you think, how have the workers, how have drivers, delivery agents, professionals who work in this sector, how do you think their lives have improved or how have they benefited? I'm asking that question. As consumers, of course, we know how it's benefited us. तो इनका ये था कि इन लोगों को कई जाना नहीं पड़ता, वो घर बैठे उनको पता लग जाएगा, ठीक है यहाँ पे मुझे जाना है तो मैं यहाँ पिकअप कर दूंगा, यहाँ पे ड्रॉप करना है. तो सहायता उस तरफ से होती है कि हमें कोई हर दिन कोई जगह नहीं जाना पड़ता काम ढूंढने के लिए, घर बैठे पता लग जाता है कहाँ जाना है. ठीक है, दिस इज अ बेनिफिट. ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम. ठीक है. But they are providing to the customer service at the doorstep. So they are much more humane than their masters. अच्छा, On one side, irrespective of what they get or do not get. ठीक है. तो ये है कि भगवान के तहत है, क्योंकि आप तो इतना अनोखा काम कर रहे हैं कि आप घर पे जाके उनको ये सुविधा दे रहे हैं, तो आपका तो भगवान जितना स्टेटस है. और सरकार भी मानती है, कोविड वॉरियर्स, कोविड एंजल्स, क्या क्या नाम मिले हमको. और ये कह रहे हैं कि हाँ, कमाई शायद कम होगी लेकिन आपका स्टैचर तो भगवान के लेवल पे है. Ma'am, this type of aggregators also provide job to unskilled people on a large scale. Like for say, Infosys teachers used to only pay or only employed the skilled persons, but these companies pay the salaries or the income to the unskilled or not that competent people. अच्छा, ठीक है. तो इसका ये है कि जिन लोगों की कोई और क्षमता नहीं है, जो क्षमता है लोगों की वो तो काम पे लगे हैं, जिनकी क्षमता नहीं है उन जैसे बेचारे लोगों को काम मिल रहा है. वो है. और कुछ? सॉरी, एक स्मॉल पॉइंट. हाँ, सॉरी.
ठीक है, यू कैन स्टार्ट योर वर्क एनी टाइम यू वांट, यू कैन एंड द वर्क एनी टाइम यू वांट. तो फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें फ्लेक्सिबिलिटी के नीचे भी आती है. हाँ, आप बस कुछ नहीं, एज सच कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है मेरा, बस एक रिएक्शन था कि हम मतलब कुछ भी कहे, अनस्किल तो नहीं कह सकते. मतलब 8 घंटे गाड़ी चलाना, चीज़ें को पहुंचाना, मतलब ये सब स्किल्स ही है, दैट्स ऑल. तो अनस्किल नहीं किया जा सकता. They make things easier and convenient. They save our time so that we can do more productive activities. ठीक है. Easily connected to the customers. Very much access to customers, as well as they can spend the time from where they want to go and where they want to live. Yeah. I do want to repeat, we are not asking how our lives have got easy because we know it. I'm trying to ask कि how much do we really believe the lives of others have got easier. हाँ. There's also greater. एक सेकेंड, सॉरी. अच्छा, जो भी बोल रहे खड़े होके बोल दे, मुझे दिख नहीं रहा कौन शुरू कर रहा है. That's what. There's greater accountability and transparency in the whole system. Even the operators, the Uber or Ola or whatever it is, they're also ensured of their payments. There's a whole lot of monitoring. There's a feeling of security and safety for them as well as the customers also. That's it. I think the last we'll take and then we'll go. हाँ, बोलिए आप. Can monetize your own asset. There is one more. Excuse me, ma'am. Here. आप प्लीज खड़े होके बोल दीजिए. हाँ. Okay, so what I was saying is, through these apps, what the workers has got was the agency of workers has increased. For example, it's not only the customers who are rating the aggregators or the workers, but also the drivers. Rapido drivers can also rate you. I mean, about your behavior. How did you book that? What was your way of talking to them? So they can also rate you. Rapido driver actually rates the customers. Yeah. ठीक है. तो I get a broad. हाँ, अच्छा, हाँ. Just one question. You've been working a lot and you must have talked to thousands of people among the gig economy. Is there any instance where any gig worker, like in the startups and the other technology companies, has been offered an ESOP? Anywhere in the world? Not a single one. Not a single one. Okay. तो get the broad picture. यही मोटा मोटा है. And it's also very interesting कि ये इन सारे जो लोग काम करते हैं, इनको तो वर्कर का भी तवज्जो नहीं दिया जाता है. इनको पार्टनर्स बोला जाता है. Rapido calls them captains. We'll call them anything but a worker, which is what that person is actually doing. He's working, she is working. But एक मुद्दे पे, and this was an interesting start because instead of हम शुरू कर रहे हैं कि हमें क्या लगता है, we wanted to get a sense of the room कि as consumers जो इस पूरे इंडस्ट्री को फ्यूल कर रहे हैं, मतलब हमारे डिमांड के वजह से ही ये सारा एक इंडस्ट्री चल रहा है, हमारे मन में क्या एक जम गया है पर्सपेक्टिव कि हम इसको यूज़ करते हुए, इसको बढ़ावा देते हुए कि हम इस पूरे सोसाइटल में एक्चुअली वी आर एनहांसिंग गुड एंड हम अपने परचेजेस एंड कंजम्पशन से लोगों का भला कर रहे हैं. ये भी एक नया एक डिस्कोर्स शुरू हो गया है इस प्लेटफॉर्म इंडस्ट्री में. तो एक एक करके हम समझे हैं. अब मैं निवेदन करूंगी, एक तो कुछ जो आए हैं हमारे साथ वर्कर्स, वो जुड़े, वो स्टेज पे आए प्लीज़ और अपना परिचय भी दे. कुछ नाम मैं जानती हूँ, संतोष जी, मजहर जी, बट बाकियों से लेट परिचय हुई. प्लीज़ आप जुड़िए और एक एक चीज़ों पे हम सुनेंगे कि आते रहिए और फिर परिचय करेंगे. फिर हम सुनेंगे कि ईच ऑफ दीज क्लेम्स that either we feel or aggregators very expensive public relations machinery has made us believe,
ये कितना लेवल पे कितना हो रहा है और कितना नहीं हो रहा है. तो इंस्टेड ऑफ अस हैविंग अ थियोरेटिकल कॉन्वर्जेशन, हमने सोचा कि हम वर्कर से ही सुने हर एक मुद्दे पे रियलिटी लिव्ड एक्सपीरियंस क्या कह रहा है इस मुद्दे पे. शुरुआत परिचय से करते हैं. परिचय में आपका नाम, आप क्या करते हैं, इसके पहले क्या. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग. मैं मोहम्मद जावेद. ट्रांसपोर्ट फील्ड में मैं 2012 से हूँ. 5 इयर्स मैंने लोडिंग गाड़ी चलाया था. उसके बाद में ये ख्वाब देखा कि इसके अंदर फ्यूचर अच्छा है. ऊबर में बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा था. उस टाइम पे मैं जॉइन किया जब 90,000 और 1 लाख का बिज़नेस दे रहा था. ऊबर इंसेंटिव भी अच्छा दे रहा था. तो हम सोचे कि बच्चों का फ्यूचर मैनेज के बाद में न्यू लाइफ था मेरा, चेंज लाइफ होता बोल के हम इसके अंदर आए. आने के बाद में धीरे धीरे देखे कि 2019 और 20 में लॉकडाउन हो गया. लॉकडाउन के बाद से इतना गिरा, हद से ज़्यादा. एक्सपेक्टेशन कुछ भी नहीं कर सकते. आज के पीरियड में इतना एग्रीगेटर दबा रहे हैं. हाँ जी, बस. मेरा नाम संतोष है. मैं यूबर रैपिडो का ड्राइवर हूँ, गिग वर्कर हूँ. ये ड्राइवर बोलना बंद करके गिग वर्कर बोलना बेहतर है, मेरा एक मशवरा है. थैंक यू. मेरा नाम मोहम्मद मज़हर. मैं एक गिग वर्कर हूँ एज कैब ड्राइवर. मैं इससे पहले 2016 से पहले अब्रॉड में सऊदी अरब में था. जब मैं सऊदी अरब से 16 में आया 2016 में, तो यहाँ पे ओला उबर रैपिडो चल रहा. तब से मैं यहाँ पे जुड़ा हुआ हूँ. मैं पहले एक ड्राइवर करता था, एक साहब के नीचे, कमिश्नर के नीचे काम करता था. मैं पहले ड्राइवर था. मेरा नाम अब्दुल नईम है. मैं पहले मैकेनिक का काम करता था. टीवी में एड्स वगैरह देखकर थोड़ा कमाई ज़्यादा होती बोलकर एड्स देखकर थोड़ा कन्विंस होकर मैं डिलीवरी बॉय का काम शुरू किया. तो अभी मैं स्विगी जोमेटो में डिलीवरी बॉय एज ए काम कर रहा हूँ. गुड मॉर्निंग. मेरा नाम शेख सलाउद्दीन है. मैं ऊबर ड्राइवर हूँ. मैं पहले हायर व्हीकल चलाता था, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ऑफिसर्स को लेके आना लेके जाना. तो उसके बाद में मैं शिफ्ट ओला एंड ऊबर में हुआ. आईडीज ब्लॉक है, बट ऊबर में अभी भी स्टिल नो में चला रहा हूँ. मेरा नाम सिद्धेश गौतम है और मैं भी एक गिग वर्कर हूँ, क्योंकि और मैं एक आर्टिस्ट की तरह गिग वर्क्स ढूंढता हूँ और करता हूँ. तो मैं इस पैनल में इसलिए हूँ. थैंक यू वेरी मच. वेरी इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन. ये सही है कि हम गिग वर्कर की परिभाषा भी हम समझ ले. पीस रेट वर्कर्स आर गिग वर्कर्स. एनीवन हु इज कॉम्पनसेटेड फॉर अ टास्क कंप्लीटेड. ऐसा नहीं कि आपका काम जितना किया नहीं किया, क्योंकि जैसे सरकारी ऑफिसर्स, आप मान लो अगर आप नरेगा के, आप पता नहीं आपने कितने कल देखे थे हियरिंग्स में, लेकिन अगर होता कि और जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ अ नरेगा's इनकम इज लिंक्ड to how percentage of how many works you have opened up for Narega workers, he or she would also be a gig worker. But उनका पूरा स्ट्रक्चर है कि आप जो भी काम करो, ठीक करो, बढ़िया करो या ना भी ठीक करो, आप एम्प्लॉयड हो तो आपका सैलरी आता रहेगा, आपका पेंशन आता रहेगा. गिग वर्क विच इज more than 93% of India's workforce are piece rate workers, जिनका सिक्योरिटी नहीं है कि वो जितना काम करे नहीं करे. तो गिग कोई नई चीज़ नहीं है. हमारे पूरे भारत के इतिहास का अनऑर्गेनाइज्ड वर्क का पूरा गिग ही रहा है. ये जो नई परिभाषा आई है कि ये गिग वर्क फ़ोन से चलाया जाता है. पहले गिग वर्क आप बाहर जाके, यहाँ पे भी अगर आप लेबर चौक में जाओ, हर सुबह लोग आपको दिखेंगे कि उस दिन का मेरा कोई कॉन्ट्रैक्टर उठा ले, मुझे काम के लिए दिला दे, वो भी गिग वर्क है. अभी ये चीज़ ऐप के थ्रू हो रही है. कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आर ऑल्सो बीइंग hired through apps. Startups are being funded actually for finding more and more ways of unorganized workers coming on this platform. So thank you for also clarifying. पहले चाबुक से चलता था और अब फोन से चलता है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल.
तो शुरू करते हैं। एक जो चीज़ एक एक जो आप लोगों ने ही बात रखी है उसको एक एक करके सुनते हैं। जब हम कहते हैं कि कमाई, एक तो आई थिंक वी कैन फैलेसी एविडेंट है, जिनकी क्षमता नहीं है, वी हैड सेड अनस्किल्ड वर्कर्स आर नाउ फाइंडिंग वर्क, who are not doing anything before are finding work, and also which aggregators greatest PR, creating employment in this country. Nobody out of this panel was not working before. Nobody has the luxury of not working. Everybody was doing something. They have now, some of them, most of them actually were doing this profession only. वो टैक्सी ही चलाते थे, गाड़ी के बिजनेस में ही थे, लोडिंग में ही थे, टैक्सी करने लगे हैं। कुछ ऐसे लोग हो गए जिनका कोर प्रोफेशन ही शायद बदला होगा, जैसे सर का है कि वो पहले एक मैकेनिक थे, अभी फूड डिलीवरी कर रहे हैं। ये फैलेसी आई होप दिख ही रहा है, और ये एक छोटा सैंपल है, लेकिन आप किसी से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं अगले 5 दिन अब जब कोई भी आप ऐप यूज़ करें, आप प्लीज़ पूछेगा वो व्यक्ति क्या करते थे पहले। आपको कोई नहीं मिलेगा जो कहता था हम तो कुछ नहीं करते थे, या आते ही हम काम करने लगे, या अक्षमता थी और इससे क्षमता बढ़ गई। सो दैट्स वन। दूसरा, कमाई बढ़ी है या ऑल्टरनेट इनकम, मतलब दो रास्ते खुल गए आपके कमाई करने के। तो इसमें अगर आप, क्योंकि संतोषी और हर एक वर्कर से हम एक गिग वर्कर से नोटेड हम एक टेस्टिमनी लेंगे, तो आपसे हम सुनना चाहते हैं कि कमाई में जो कंपनीज कहती है आपको कितना मिलता है और कितना एक्चुअली हाथ में फाइनली आता है। मैडम, शुरुआत में तो 70,000 80,000 आप कमा सकते हैं। आप किसी के हाथ के नीचे काम नहीं करने का ज़रूरत नहीं है। आप खुद ओनर है, आप खुद पार्टनर है, हमारा कंपनी का पार्टनर है बोल के उन्होंने थोड़ा अट्रैक्टिव करके हम लोगों को ये फील्ड में लाए बाद से अभी मेरा घर का खर्च है 40,000 रुपये, मेरा घर का खर्चा है, वो अरेकू रहता, वो बचे 30,000 रुपये, मेरा ज़िंदगी बनती, मेरा ब्राइट फ्यूचर रहता बोल के मैं फील्ड में आया। लेकिन मेरे को महीने को 20,000 रुपये किसी और से लेना पड़ रहा मेरे को। अभी शुरुआत में तो अच्छा ही दिया, एक 6 महीने तक, उसके बाद जो है अल्लू धीरे धीरे कम हुआ। उसके बाद कोरोना के बाद और कम हो गया। हम ना जी सक रहे ना मर सक रहे, हमारा हालत तो बेहालत है मैडम। तो संतोष जी, आपने हमें इन चीज़ों के बारे में आज सुबह समझाया, तो आप थोड़ा आपके पीछे जो हम दिखा रहे हैं ये आपसे ही बातचीत करके हमने लिखा है, आप एक एक करके थोड़ा समझा सकते हैं कि खर्चा हाँ मैडम, ये जो है मेरा डीजल का दिन को 1,000 रुपये जलती है मैडम, मेरा कार का EMI है 9,000 रुपया, मेरा मोबाइल डाटा एक्सपीरियंस 400 रुपया मेरा और मेरा घर का, एक इंश्योरेंस 2,000 रुपये है, 20,000 रुपये 5 इयर्स बिलो 5 इयर्स के 1 to 5 इयर्स वर्क तक 30,000 रुपये इंश्योरेंस आता। 5 इयर्स के बाद थोड़ा थोड़ा कम होते रहता। अभी मेरा गाड़ी 8 साल का है, इसलिए मेरा 20,000 है। वही मेरा नई गाड़ी है तो 30,000 रुपये है, तो वो 1,000 रुपये बढ़ता। फिर मेरा व्हीकल मेंटेनेंस है 2,500, फिटनेस एंड परमिट 500 रुपीज़ है पर एनम। ये टायर सेफ्टी, मेरा गाड़ी का टायर 1 साल में 4 टायर बदलना पड़ता, एक टायर आके 6,000 रुपया मैडम। और मेरा जो है सब्सक्रिप्शन 2,100। हाँ, सब्सक्रिप्शन जो है रैपिडो में 10,000 रुपये का फेयर करे तो 500 रुपीज़ सब्सक्रिप्शन प्लस 18% GST 90 रुपीज़, यानी कि 600 रुपीज़। मैं महीने में 3 बार कराता हूँ मैं। ये 1,800 रुपये उसका ये सब्सक्रिप्शन रैपिडो का। और मेरा AC में साल में 1 बार AC फिल करना पड़ता, AC का, बगैर AC का गाड़ी नहीं चला सकते। अगर AC कम है तो फिर कंप्लेंट करता, मेरा ID ब्लॉक होता है, इसलिए वो कंपलसरी मेंटेनेंस करना पड़ता। और मेरा कार एक्सपेंसेस है 38,700 है मेरा कार का, इंटीरियर हो, डैशबोर्ड का हो, वॉशिंग का हो, एयर का हो। गाड़ी भी नीट नहीं है तो कस्टमर कंप्लेंट कर तो मेरा ID ब्लॉक होता, ID ब्लॉक हो तो फिर बिक मांगना पड़ता बोल के वो सब करना पड़ता। पूरा मेरे को 40,000 रुपये आता मैडम। पहले जो 2014 में होर्डिंग जो बताया 70,000 रुपये, 40,000 मेरा मेंटेनेंस गया था, अभी 30,000 रुपये बचा। 30,000 रुपये में मेरा बच्चों का फीस भी नहीं आया मैडम। इसमें मेरा 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों को 3,000 स्कूल की फीस है, 6,000 रुपये उसका भी है मैडम, स्कूल की फीस है, ये भी नहीं आया। और उसमें मेरे को 30,000 रुपये बचे तो मेरा लाइफ बनती बोल के मैं इसमें आया था मैडम।
लेकिन इसमें तो मेरा ज़िंदगी ख़त्म हो गया मैडम। अभी मैं जी के भी फ़ायदा नहीं है मैडम, क्योंकि मैं पीछे मुड़ के देखो तो इसको पैसा भरना पड़ता, उसको पैसा भरना पड़ता, मेरा पूरा ट्रैवल ही दिख रहा है मैडम। मैं चला क्या मेरा कमर का दर्द भी आ गया। अभी मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकता हूँ, ज़्यादा बैठ सकता हूँ नहीं, ज़्यादा कर सकता हूँ मैं, क्योंकि 12 घंटा मैं काम करे तो ही मेरे को ये आना मुश्किल है आता, लेकिन मुश्किल है। 12 घंटा पढ़ना पड़ता, 30 डेज काम करना पड़ता मेरे को। अभी ये ट्रैफिक में 12 घंटा 30 डेज करना बोलता, बहुत ये तो क्वेश्चन मार्क है, हर एक आदमी की क्वेश्चन मार्क है। तो आप क्या कहते हैं कि जब लोग कहते हैं कि जब ये कहा जाता है कि कमाई बढ़ रही है, कमाई का अवसर, आपका उत्तर क्या है उस? हाँ मैडम, कमाई बढ़ रही मैडम, बढ़ रही बोल के भी नहीं, लेकिन वैसे ही मेरा मेंटेनेंस भी बढ़ रहा ना मैडम। जैसा कमाई बढ़ रहा वैसा मेरा मेंटेनेंस भी बढ़ रहा। जब के टाइम पे 50 रुपीज़ डीजल था, अब के टाइम पे 100 रुपया है मैडम। इस सिटी में मेरी गाड़ी दी थी मैडम 10 माइलेज देती, अभी यहाँ से 10 किलोमीटर जाना बोला तो मेरे को 150 रुपीज़ देता। 100 रुपया डीजल की जगह तो 50 रुपये बचता मेरे को। ये 50 रुपये कितने करूँ मैं, कितने 50 करूँ मैं दिन को 1000 रुपये कमाए तो बहुत हो गया मैडम। 1000 रुपये कमाए तभी मेरा मेंटेनेंस के ज़्यादा, मैं कैसा जी पाऊँ, मेरे बच्चों को कैसा मैं ये देख सकता हूँ, वो भी तो है ना मैडम। तो इसके बारे में भी थोड़ा हम सत्र खोलेंगे, अगर आपके कोई फॉलो अप क्वेश्चंस है, समझना है, पर ये हम ज़रूर एक केस स्टडी, लेकिन आप ये समझ सकते हैं इस पूरे हियरिंग का अलग अलग सेशंस का यही फॉर्मेट है। हम आपको 1-2 एग्जाम्पल्स ही दिखा सकते हैं इस तरीके के फॉर्मेट पे, पर ये बिल्कुल ऐसा एन एक्सेप्शन नहीं है। Can we just open it out later? We just want to hear from other gig workers as well. तो ये तो सबसे पहले चीज़ था कमाई का। तो ब्रॉडली हमें ये समझने की ज़रूरत है, जब हम कमाई सोचते हैं हम खर्चे का कोई हिसाब नहीं रख रहे अपने खुद के दिमाग में। मतलब इवन इन आवर परसेप्शन वी जस्ट डोंट हैव एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ कितना उनका खर्चा निकलता है। एंड ये जो कंपनीज बोलते हैं 40,000 50,000, इट्स नॉट नेट, इट इज़ एक्चुअली हम इतना दे सकते हैं। दूसरा ये मैं क्लब कर रही हूँ पॉइंट्स, ईज ऑफ कन्वीनियंस वर्कर्स, गिग वर्कर्स के लिए फ्लेक्सिबिलिटी, आप अपने मन के मालिक हो, जब उठना है उठो, जब काम पे जाना है जाओ, जब नहीं करना है नहीं करना है, ये सब बेनिफिट्स लेने हैं तो इसी प्रकार का एक प्लेटफॉर्म चलेगा। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आई एम combining 2-3। तो शेख जी, जो एग्रीगेटर कंपनीज है, चाहे ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो, रैपिडो, डेंजो, जितने भी एग्रीगेटर कंपनीज है, वो सारे एग्रीगेटर कंपनीज पूरा डेटा अपने कंट्रोल में रखते हैं। और वर्कर्स का भी, जैसे कि सोचो कोई इंसेंटिव के नज़दीक है, अब तो इंसेंटिव का मॉडल बहुत ख़त्म हो गया, अगर जब कोई वर्कर इंसेंटिव के नज़दीक में है तो उसको इंसेंटिव मिलना या नहीं मिलना, और उसको कितना दूर लोग, कभी भी आप लोग, अभी सब सवाल में आप लोगों के सुन रहा था, आप कभी भी देखे होंगे आपके सामने गाड़ी रहती है, आपके नज़रों के सामने, मगर वो गाड़ी नहीं आती, आपको 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर से दूर से गाड़ी आती रहती। वो क्यों? वो एल्गोरिथम डिज़ाइन करता कि वो कंपनी को पता है कि कौन सी गाड़ी को ही भेजना है आपके पास, वो ऑलरेडी उसके फ्रेम में फिक्स होके है। तो वो डिसीजन मेकर वर्कर नहीं है, कंपनी है। तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी यही चीज़ के ऊपर होना है कि वो जो डिसाइड करने वाला राइट है वो कंपनी का है। इतना ही नहीं, अगर जहाँ डिलीवरी बॉय के अंदर भी अगर जहाँ आप देखेंगे, सेम डिलीवरी बॉय को भी पैरेलली आप थर्ड पार्टी के अंदर डिलीवरी बॉयज़ को देखेंगे, शैडो फैक्स, रैपिडो वाला डिलीवरी बॉय वहाँ पे रहता, और रेगुलर जो स्विगी जोमेटो के डिलीवरी बॉय रहते, उनसे भी राइट इनको आते रहती इमिडिएटली। वो बोलता कि यार मैं तो डेडिकेटेडली स्विगी जोमेटो के लिए काम कर रहा हूँ, मेरे को राइट नहीं गिर रही, मेरे को ऑर्डर नहीं गिर रहा, मेरे बाजू वाले साथी को ऑर्डर गिर रहा, बैक टू बैक। ये जो बैक एंड जो इसका डेटा का जो कंट्रोल है, जो मैकेनिज्म है, वो सारा जो है एग्रीगेटर कंपनीज के पास ही है। और वो बोलते कि हमारा कंट्रोल नहीं है किसी के ऊपर। अगर जब कंट्रोल नहीं है तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। बट शेख जी आप बताइए, आप भी कंट्रोल्स कैसे आते हैं? जब कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी है, यही चीज़ कि आप जब चाहे काम कर सकते हैं और नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकते, वो कितने लेवल तक वो नहीं है? क्योंकि अगर जब आप देखेंगे, आपको पार्ट टाइम वर्कर बोल रहे हैं,
आपको 4 घंटे 5 घंटे प्लेटफॉर्म पे आके काम करो बोल रहे हैं, और वही प्लेटफॉर्म पे बोल रहा है कि और आप 2 राइड मारो 3 राइड मारो, इंसेंटिव के नज़दीक में है। वो कंट्रोल कौन कर रहे? अब वो इंसेंटिव के चक्कर में वो डिलीवरी बॉय 4 घंटे का जो काम करने का पार्ट टाइम बोल के बोल रहे, वो 8 घंटे हो जा रहे। 8 घंटे मारते ही और 2 पार्सल दे दो आप लोग, उसके बाद में जो है और आपको इंसेंटिव मिलेगा। आप उसका चार्ट देखेंगे, डिलीवरी बॉयज का चार्ट अगर जब आप देखेंगे, 5 राइड 10 राइड 8 राइड 12 राइड 15 राइड, ऐसा आपको बढ़ाते रहते। जैसा आप राइड्स कंप्लीट करते रहते, नेक्स्ट राइड पे जाने के लिए नेक्स्ट 2 टारगेट करे तो आपको फिर इंसेंटिव मिलता। ये जो कंट्रोलिज्म है ना, बैक एंड से पूरा उसको वर्कर को छोड़ना नहीं चाहते हो। मैं फुल एक टाइम उसको चीज क्लैरिफाई करना चाहती हूँ सबके लिए, इंसेंटिव क्यों ज़रूरी है। अगर आप देखते हैं, अगर रेट के अनुसार ये चले, आपको ब्रेकअप दिखा, इस पर डिलीवरी पर टैक्सी राइड के भरोसे अगर ये चले तो ये कर्ज पे रहेंगे, ये इनको ये प्रॉफिटेबल एंडेवर नहीं है। इंसेंटिव्स आर द ओनली थिंग दैट कीप देम अफ्लोट। तो वो जो अगर एग्रीगेटर वो लालच नहीं देगा तो ये सारे लोग छोड़ के जाएंगे, क्योंकि ये सच में कर्जे में जा रहे हैं। तो एग्रीगेटर्स को ये समझ है कि इनको इसी हाल में छोड़ दे तो, एंड विदाउट द गिग वर्कर्स देयर इज नो गिग इकोनॉमी, since they produce nothing. These are the only ones sustaining that industry. तो they understand incentives are the only thing that will keep them. और उसका जो मैं बस क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, जो आप कहते हो कि लालच देते हैं, वो लोग लेते एक्स्ट्रा कमाई के लिए नहीं है, वो नहीं मिले तो उनका दिन का खर्चा नहीं निकलेगा, तो इसलिए इंसेंटिव्स इतने जरूरी। नहीं, इसमें और एक चीज़ भी अगर जब आप देखेंगे, इसमें 2 किस्म का, अगर जब कैब में आएंगे आप, ओला और ऊबर के उनके लीज के व्हीकल्स है। अभी तो ओला का लीज का व्हीकल नहीं है, बट ऊबर का लीज का व्हीकल है। अगर जब आप बिजनेस देखेंगे, फर्स्ट आप बुकिंग डालते पहले उसके लीज की व्हीकल को जाएंगे, उसके लीज की व्हीकल एक्सेप्ट नहीं है या नज़दीक में गाड़ी नहीं है, फिर भी 4-5 किलोमीटर का रेडिएशन कवर करके बाद में जो है रेगुलर कस्टमर को बुकिंग देते रहते। और सेम ऐसी ही डिलीवरी में भी है। देखो अभी मेरे सामने, अभी मेरे साथी बता रहे हैं, 60 ट्रिप मारने पे 350 रुपये मिलेंगे आपको। फिर उसके नीचे है 13 ट्रिप मारे तो आपको 650 रुपये मिलेंगे। अब वो 60 ट्रिप मारे तक पाप बेचारे को शाम हो जाती 10-11 बज से, और ये क्या समझ, और 7-7-14 ना भी एक 6 ट्रिप मार लेंगे कैसे भी करके, और ये भी मेरे 650 रुपये और एडिशनल जमा हो जाते। वो 650 रुपये की लालच, जैसा रक्षिता जी बोल रहे ना, वो लालच के हिसाब में जाके बहुत सारे ड्राइवर मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस के कारण हो रहे, रोड के एक्सीडेंट्स मल्टीपल हो रहे, और नींद नहीं रह रही ड्राइवर्स के लिए। फिर कंपनी बोलती कि हम 10 घंटे 12 घंटे से बढ़ के काम नहीं कराएंगे। अगर जब 10 घंटे 12 घंटे कमाना है, आपको काम कराना है, तो वेज इंश्योर करो, एक मिनिमम वेज लेके आओ, मगर उसके ऊपर काम करने के लिए सही नहीं है। अगर जब आप, और एक बात बोलता हूँ, आप IPL मैचेस, दसरा, दीपावली के फेस्टिवल, रमज़ान, ऐसे फेस्टिवल्स पे देखिए, बहुत सारे डिलीवरी बॉयज़ को जो है ना रोबो के सब भगाते रहते। आप जाओ, इंसेंटिव मिलेगा आपको, प्लेटफॉर्म पे बहुत धमाका ऑफर दे रहे, बम्पर ऑफर दे रहे, कैसे टाइटल्स लगाते मालूम आप लोगों को, परेशान हो जाना वो टाइटल्स सुने तो आप। जो बंदा पढ़ा लिखा बंदा भी है ना, 2 दिन के लिए बाजू रख दे के अपना रोजी रोटी दूसरा, अरे बम्पर ऑफर है कहते, उसके अंदर 20 राइड मार लिए तो आ जाते। वो चक्कर में बहुत सारे डिलीवरी बॉय अपना कभी भी इंसेंटिव रीच नहीं हो पाते, और वो कंपनी उसका फ़ायदा उठा दी। और एक मज़े की बात बताऊँ मैं, जितने भी आईडीज ब्लॉक होते, उस दसरा, दीपावली, रमज़ान, जो भी फेस्टिवल्स है, उसके लिए खुली छूट है, आईडीज भी एक्टिव कर देते। वो तो कंपनी की मनमानी देखो आप, जब चाहे उनकी आईडी ब्लॉक कर सकते, जब चाहे अपनी आईडी वर्कर की खोल भी सकते, और उसको ऑफर भी दे सकते, आओ जुड़ो प्लेटफॉर्म पे इमीडिएटली, बारिश होने वाली है 1 घंटे के अंदर। अरे हमारे टेक्नोलॉजी में अभी तो बारिश होने वाली 1 घंटे में बोलते नहीं बोलते वेदर रिपोर्ट, मगर इनके पास पहले वेदर रिपोर्ट आया था 1 घंटे के अंदर जोरदार बारिश होने वाली है, आ जाओ सड़क के ऊपर, सर्ज और पीक बहुत मिलेगा आपको। मगर उसकी जान की हिम्मत नहीं है, वो एरिया थ्रेट है, वो एरिया ब्लॉक है, वो एरिया में आप नहीं जा सकते, पानी बहुत आता, वहाँ पे बहने के चांसेस है, आपकी गाड़ी खराब होने के चांसेस है। ये नहीं बोलता कोई कंपनी बोलता कि आओ प्लेटफॉर्म पे काम करो, सर्ज मिलेगा, पीक मिलेगा, रेन मोड मिलेगा।
वो तो वर्कर्स की कोई इज्जत ही नहीं है, और उसके काम की अहमियत, उसकी पहचान, उसकी मार्केटिंग, जो ड्राइवर को खींचना है, जो डिलीवरी बॉय को खींचना है। ड्राइवर को भी क्या दिखता मालूम, अब 4x गिर रहा, अब मेरा सर्च फुल बन गया भाई, अब मैं घर को नहीं जाना, बारिश हुए तो भी हुई, मैं गाड़ी यहाँ पे रख के चले जाना। मगर सोचो आप, ये हैदराबाद जैसे सिटीज़, बेंगलुरु जैसे सिटी, मुंबई जैसे सिटीज़ में 3-3, 4-4 घंटे ड्राइवर जो पैसेंजर को कार में बिठा के ले गया था, कितना मेंटल फिजिकल स्ट्रेस गिरता मालूम। क्लच ब्रेक मारते 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 शाम तक गए, तक उसका जो पैर का हालत है ना, बहुत बुरी हालत हो जाती। वो तो पूरा कंट्रोल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि पूरा कंट्रोल एग्रीगेटर के हाथ में है। एग्रीगेटर कंपनी जो है खेल खिलाते रहती, जिसको जैसा खेल खिलाना है, नचाना है, वो उसके हाथ में कंट्रोल है। वो एल्गोरिथम के हिसाब से, वो डेटा के हिसाब से जो है अपने वर्कर्स के साथ खेलते रहती। सो जैसे आपने लालच की बात की, तो वो लालच को मैं एक दूसरे तरीके से डिफाइन करना चाहूँगा अपने एक एक्सपीरियंस से। तो 2017-18 के बीच में जब जोमेटो और ये सारी जो कंपनीज चलती थी, तो उस टाइम पे आपने देखा होगा कि पुराने जोमेटो के जो राइडर्स होते थे उनके पास बहुत सारे फ़ोन नंबर्स होते थे और वाइट कलर का जोमेटो बड़ा बड़ा लिखा रहता था और उस तरीके से वो चलते थे। तो हमें उनकी यूनिफॉर्म को रीडिज़ाइन करने का प्रोजेक्ट मिला और हमें बहुत सारी दिक्कतें पता चली। हमें पता चली कि किस तरीके से स्किन रैशेस होते हैं, स्किन डिजीजेस होती हैं क्योंकि आप कितनी देर तक काम करते हैं, पाइल्स की प्रॉब्लम होती हैं क्योंकि आप इतनी देर तक ड्राइव करते हैं, राइड करते हैं। सो हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स पता चले जिसके हम अलग अलग सोल्यूशंस के बारे में हम लोगों ने बात करनी शुरू की। सबसे पहला, क्योंकि हमें यूनिफॉर्म डिज़ाइन करना था, तो सबसे पहले हम लोगों ने बोला अपना टेक्सटाइल चेंज करो। आप पॉलिस्टर पहना के एक ट्रॉपिकल कंट्री में लोगों को इधर से उधर भगा रहे हो, हैव सम डिग्निटी के आप उससे कॉटन पे आओ, एंड यू आर अ बिग कंपनी, आप इनोवेट करो टू मेक न्यू टेक्सटाइल फॉर योर राइडर्स। जो आपके साथ जो लेके आ रहे हैं, यू हैव, आपके भारत में बहुत इंटरेस्टिंग टेक्सटाइल्स हैं। आज के टाइम पे बैम्बू और कॉटन को मिक्स करके ऐसा टेक्सटाइल बनाया जा सकता है जो एंटी बैक्टीरियल होता है, जो आपको रैशेस कम देगा, खत्म नहीं करेगा लेकिन सिर्फ कम देगा। लेकिन हमारी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो थी रिफ्लेक्टर्स की, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग एक्सीडेंट्स में मारे जा रहे थे और स्पेशली नॉर्थ इंडिया में बहुत कोहरा होता है। बहुत सारे लोगों की बाइक्स में बैकलाइट काम नहीं करती है। कंपनीज जो होती हैं उनको कोई आइडिया नहीं होता है कि किसकी बैकलाइट काम कर रही है कि काम नहीं कर रही है। सो बहुत सारे एक्सीडेंट्स इसकी वजह से होते थे, रात में एक्सीडेंट्स होते थे। और हम बस एक रिफ्लेक्टर लगाना चाह रहे थे जिसकी कॉस्ट कुछ 3 से 4 रुपए की थी। उसके लिए हमें 2 महीने लड़ाई करनी पड़ी है कि वो 4 रुपए की कॉस्ट आप अपनी टी शर्ट पे बढ़ाओ तो आप लोगों की जान को सेव कर सकते हो। सोचिए आप सिर्फ उस 4 रुपए के लिए, उस लालच को आप देखिए कि सिर्फ वो 3 से 4 रुपए को बढ़ाने के लिए हमें 2 महीने उन लोगों से लड़ाई करनी पड़ी। 2 महीने उनसे लगातार मीटिंग्स करनी पड़ी कि क्यों ये ज़रूरी है। हर बार एक नई प्रेजेंटेशन बनाओ, हर बार एक नया रीज़न दो उनको। तो सोचिए कि उनके दिमाग में लाइफ की कीमत क्या है। तो वो ये लालच, तो कितने सारे अलग अलग लालच वो अलग अलग जगहों पे यूज़ कर रहे हैं, कितने अलग अलग लेवल पे। अब मैं अगले मुद्दे पे जाना चाहती हूँ जो आप ही से आया है कि इंटरेस्टिंग ये था कि ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी, पता तो चलता है किसको, एक लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी है कि किसको काम पे लगाया, कितना मिला उस पैसे से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो देयर इज अ ग्रेटर मॉनिटरिंग एंड ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी ऑफ वर्क ऑपरेशंस एंड वर्कर्स थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। तो इसके लिए मैं मजहर जी से निवेदन करूंगी कि वो जब काम करते हैं, आपको अपने काम और कमाई के बारे में क्या सूचना आपको मिलती है, कंपनी को मिलती, कंपनी को तो सर्वप्रथम वो तो सब कुछ उनके पास है, उनको तो पता है। आपको जो सूचना ज़रूरत है उसकी कितनी सूचना आपके पास आपको मिलती है? कंपनी से तो जो हमारे को बताया जाता है कि हमारे को किस में कितना क्या जीएसटी टैक्स टीडीएस कट कर रहा है या सर्विस टैक्स, जब उसके बारे में डिटेल मालूम करेंगे तो वहाँ जाने के बाद जो है सो वो लोग यही बोलते हैं कि हम टीडीएस सर्टिफिकेट नहीं देंगे। जीएसटी के बारे में पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि जीएसटी भी सर्टिफिकेट नहीं देंगे, पर पैसा तो हमसे पूरा टैक्स के नाम पे पूरा वसूल किया जाता है। बताते ये है कि 20%, मगर उसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो ऑलमोस्ट 35 to 40% तक चले जा रहा हो। अब जैसा कि एग्जाम्पल, ये आपके पीछे ये एक ट्रिप है, इसमें आप देखिए अप फ्रंट फेयर कितना है, 142.84। ये मेरे को ट्रिप एक्सेप्ट करने के टाइम पे मेरा अप फ्रंट बताता,
जब मैं ट्रिप कंप्लीट कर लिया हूँ तो वो मेरे को पे क्या करा 136 रुपीज़, ऑलमोस्ट उसमें से 5% चला गया, ऑलरेडी उसमें से चला गया। अब वो जाके मैं उसको पूछा ये कहीं का 5% है, वो कभी नहीं बोलेगा मेरे को, कभी बोलेगा कि TDS है, कभी बोलेगा कि GST है, एग्जैक्ट क्या है वो किस चीज़ का टैक्स ले रहा वो आज तक हमारे को पता नहीं है इसके बारे में, मगर हमसे लिया जा रहा। आप जब उसको ब्रेकअप करेंगे आप देखिए कस्टमर से पे आउट 212 रुपये ले चुका है, 212 में से मेरे को फेयर क्या दे रहा है 136, तो इसमें से 75.96 वो ऑलरेडी हमसे ले चुका है, इसमें से उसका ब्रेकअप पूछेंगे तो वो कभी नहीं बोलेगा हमारा। सॉरी, अभी अपना फोन का कैलकुलेटर खोल के कैलकुलेट करेंगे कि 74.96 जो टोटल वैल्यू थी 212 रुपये उसका कितना प्रतिशत है, तो आपको पता चलेगा कि 37% है, 37 से 38% है। तो ऑलरेडी इतना कमीशन तो कट गया है, जबकि यहाँ नीचे उन्होंने लिखा है कि एवरेज 20% काटा है। हम आपको ऐसी 10 राइड दिखा देंगे उसी महीने में और सबका 40% के आसपास का कमीशन है। अभी ये टोटल कस्टमर से मैं लिया 212 रुपया, इसके अंदर ड्राई फेयर भी आ गया मेरा, और कस्टमर को जो ड्रॉप किया हूँ वो टोटल आ जा रहा 7 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली मैं उसको ड्रॉप करा 212 रुपये में 7 पॉइंट कुछ किलोमीटर मैं उसको ड्रॉप करा, और पिकअप के लिए मैं 2 किलोमीटर गया, टोटली 9 किलोमीटर। अब 9 किलोमीटर में 212 में से उन्हें 75 अमाउंट लेने के बाद मुझे मिल रहा 136। अब आप इसको कैलकुलेट करो कि 11 किलोमीटर्स मैं ड्राइव कर रहा हूँ और मेरे को क्या दे रहा 10 रुपीज़, अप्रॉक्सीमेटली 10 to 11 रुपीज़ मेरा इसका कैलकुलेशन आ रहा। अब इसमें से मेरा फ्यूल निकालना, गाड़ी का मेंटेनेंस निकालना, मेरा अपने लिए निकालना, एट लास्ट मेरे को क्या मिल रहा है, कुछ नहीं बच रहा, जो भी आ रहा है पूरा उसी में चले जा रहा। और जो आने जाने का 11 किलोमीटर उन्होंने कहा, हमारी सबकी राइड में तो दिख रहा है 6.14 किलोमीटर ही गाड़ी चली है, तो वो आने का 2 किलोमीटर और जहाँ से ड्रॉप किया फिर वहाँ नए पिकअप का जो 2 किलोमीटर है वो तो इसमें कैप्चर्ड भी नहीं है, तो वो तो खुद का पैसा ही लगना है उसमें। और दूसरा आप ये देखोगे कि जो बता रहे थे कि 142 फेयर था, 136 इन्हें मिला, तो ये थर्ड पार्टी फीस और अदर एक्सपेंसेस करके उन्होंने 2 अमाउंट डिडक्ट किए हैं, टैक्स ऑन फेयर एंड टैक्स ऑन फी। तो वो जो शुरुआत का 6.80 रुपीज़ था वो टैक्स ऑन फेयर है, तो टैक्स है वो GST कटा है, TDS कटा है, जो वो बात कर रहे थे कोई आइडिया नहीं है, इसका कोई सर्टिफिकेट इन्हें नहीं मिलता है, कितना प्रतिशत है वो भी हमें जब मैन्युअली कैलकुलेट करते हैं तब पता चलता है कि ये 5% है। टैक्स ऑन फी है जो हमने पे करी है ऊबर को एज कस्टमर्स, तो इनसे भी पैसा कटा है, हमसे भी पैसा कटा है एज कस्टमर्स, क्योंकि वो दोनों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जब आप ऊबर नेक्स्ट टाइम ले तो आपके ऊबर प्रोफाइल में जाके उसके इनवॉइस डाउनलोड करना, 2 इनवॉइस निकलेंगे, एक इनका इनवॉइस मिलेगा और एक हमारा इनवॉइस मिलेगा। आप उन दोनों का टोटल करेंगे तब जाके आपको वो 225 रुपए मिलेंगे। तो समझ भी नहीं आता है कि किससे कितना कटा है, क्यों कटा है, और जब प्रूफ मांगते हैं कि ये 6.80 रुपए का हिसाब दो तो वो भी नहीं मिलता है। प्रीमियम वाला इसमें नहीं है, पर आप वो बता सकते हैं वो। हाँ, तो सर्च का भी आप समझा। इसमें एक और एक चीज़ भी हमारे को देखने को मिलती है, इसमें जब भी फेयर आता तो इसमें प्रीमियम बोल के एक ऑप्शन आ रहा है, अभी लेटेस्टली नया आया प्रीमियम। वो क्या है प्रीमियम, वो किस चीज़ का प्रीमियम, किस सेडान गाड़ी का है, SUV गाड़ी का है या हैचबैक गाड़ी का है, प्रीमियम का मीनिंग ही नहीं पता है। बस वो लोग बता देते हैं कि प्रीमियम हम ड्राइवर को दिए, किस बात का प्रीमियम दे रहे हैं वो पता ही नहीं है। प्रीमियम के नाम पे अलग से वो एक नया चल रहा है इसमें। हाँ, वो आज ही कटा है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मैं इसमें दिखा पाऊँ वो तो। और ये जो उबर सर्विस फी है 58.61 वो क्या है? वो 20%। अच्छा, वो कमीशन। हाँ, 20%। वो बेसिकली ये जो इन्होंने 75 रुपीज काटे हैं उसका एक कंपोनेंट 58 है, दूसरा कंपोनेंट ये 10.55 प्लस 6.80 है, तो वो मिला के फिर वो 75 होता है। शुक्रिया। कस्टमर को प्रमोशन दे देता पर ड्राइवर के लिए कुछ भी नहीं मिलता। सही। तो ये अगेन एक एग्जांपल है, लाइक आई एम सेइंग, आप अगर हमारे जन सुनवाई में आएंगे, पब्लिक मीटिंग्स में आएंगे, आपको यही स्टोरी दिख रहा है। यहाँ आपको शायद एक व्यक्ति बोल रहा है, आपके दिमाग में लग रहा होगा कि ये एक एक्सेप्शन है, ऐसा तो हर व्यक्ति का नहीं होगा। बट अगर आप टी हब में समझना चाहते हैं ये सारे समस्या है, तो आपको 1-2 लोग ही आके बता पाएंगे। आप आइएगा,
बाहर मीटिंग्स, प्रोटेस्ट्स, रैलीज इनके मुद्दों पे, और आप सुनेंगे कि यही कहानी है। एक चीज़ जो मैं अभी डिलीवरी, हमने अभी तक टैक्सी सर्विस का ज़्यादातर सुना है। एक पक्ष जो एक्चुअली बिल्कुल साइलेंट है आज के पोडियम पे भी, पर ये मुश्किल भी है। अर्बन कंपनी के विमेन प्रोफेशनल्स, उनका मोबिलाइजेशन बहुत मुश्किल है, वो बहुत मुश्किल से यूनियनाइज हो पाते हैं, आके बोल सकते हैं। उन पे डिग्रीज ऑफ सर्वेलेंस जो होता है, जो आप कह रहे थे फ्लेक्सिबिलिटी अर्बन कंपनी का, ये हम जानते हैं कि सैटरडे संडे अगर वो 12 घंटे वर्क नहीं डिलीवर कर पाए उनके आईडीज, और वो अगर 3 बार कंसेक्यूटिवली हो गया कि आप सैटरडे संडे वीकेंड्स में 12 घंटे अगर आपने सर्विस प्रोवाइड नहीं किया तो आईडीज ब्लॉक होते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी का तो मतलब ऑन द फेस ऑफ इट एक टोटल झूठ है। वो पक्ष नहीं आ पाया क्योंकि अर्बन कंपनी के साथ ही हमारे साथ आज है नहीं, लेकिन मैं बस रखना चाहती थी वो। अभी आपसे जी, मैं ज़ोमैटो में बुकिंग्स कंटिन्यू करता हूँ, ज़ोमैटो डिलीवरी बॉय। तो अभी रिसेंटली एक कंपनीज क्या है, 10 मिनट में डिलीवर करने का एक कस्टमर्स को एक अट्रैक्शन कर रहे हैं, और उसमें हमको एक पेनाल्टी के रूप में 30% डिटेक्ट कर रहे हैं अगर 10 मिनट में हम अगर डिलीवरी नहीं कर पाते। तो इस तरह से भी हम डिलीवरी बॉयज़ के माइंड्स को ब्रेन वॉश कर रहे हैं। वो लोग इतना प्रेशराइज कर रहे हैं कि हम लोग उस कारण सिग्नल्स भी एक बार ब्रेक कर कर वो चालान हम अपनी जेब से भरने की नौबत हमारे फेस हो रहे हैं। और ये 10% का जो बहुत सारे डिलीवरी बॉयज़ एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, फ़ोन गिर जा रहा है। ये 10 मिनट्स का जो टारगेट रखे हैं कंपनी वाले, बहुत ही एक डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं हम लोग डिलीवरी बॉयज़। और ये जो सलाउद्दीन भाई ने बताया था टारगेट इंसेंटिव का, 26 ट्रिप्स को 325 रुपीज़ स्विगी में देता है डिलीवरी बॉयज़ को। तो ये टारगेट सुबह से लेकर शाम तक हम 10 साढ़े 10 घंटे 9.5 घंटे काम किया, फिर भी मेरे 26 ट्रिप्स कंप्लीट नहीं हुए। 21 ट्रिप्स को मेरा डे एंड होगा। ये इस वजह से भी हो रहा है कि थर्ड पार्टीज़ को ये लोग ऑर्डर सप्लाई कर रहे हैं। अब जब मैं 21 ट्रिप्स मार चुका हूँ तो उसके बाद मैं खाली बैठ रहा हूँ, बुकिंग बज रहा नहीं। मेरा टारगेट रहता 26 कंप्लीट करके जाना। मैं फिर ये 9.5 घंटे काम करके फिर एक्स्ट्रा 4 आवर्स ये 5 ट्रिप कंप्लीट करने के लिए वेट कर रहा हूँ, मगर मेरे को ये 5 ट्रिप नहीं आ रहे। ये थर्ड पार्टी मेरे बाजू में ठहर के रहता, थर्ड पार्टी वो लेके जाते रहता बुकिंग्स, मगर मेरे को ब्रेक करके रख देते। तो ऐसा भी हम लोग को एक मेंटली टॉर्चर हो रहा हमको। ये जैसा कि आप लोग अभी रिसेंटली बताया कि ऐप्स के ज़रिए पब्लिक को फैसिलिटी अच्छा हो रहा, मगर वर्कर के लिए कोई किसी किस्म का फैसिलिटी नहीं है। हम लोग तो एक हमारे लिए तो एक अजाब जैसा ये ऐप क्यों आया बोलकर हम लोग सोच ले रहे हैं हमारे दिल में। क्योंकि इससे पहले ऐप नहीं आने से पहले जब लेबर एक्ट सारे इम्प्लीमेंट्स होते थे लेबर्स के लिए, जब से ऐप्स आए हैं ये लेबर एक्ट के अंदर आ रहे ही नहीं है ये लोग गिग वर्कर्स, एग्रीगेटर्स, गिग वर्कर्स। क्योंकि हमारे लिए कोई कानून ही नहीं है। अगर हमारे लिए भी कोई कानून होता तो हम शायद लेबर एक्ट्स के तहत लेबर ऑफिस को जाकर हमारे कंप्लेंट्स कर सकते, हमारे कुछ लाभ उठा सकते हैं। तो हम भी इस तरह से भी हम लॉस हो रहे हैं। बहुत अफसोस होता है हम ये कंपनियों में काम कर 30% पेनल्टी जो हमसे ले रहे हैं और कस्टमर को वो 10 मिनट्स में जो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं हमसे लेकर कस्टमर को दे रहे हैं 30%। अच्छा, क्योंकि ये हमेशा पूछा जाता है उनसे कि ये 10 मिनट में आप कंफर्म, कंपनी से पूछा जाता है कि आप वर्कर को तो पिनलाइज नहीं करते हो ना कि 10 मिनट में नहीं, तो वो अभी भी अगर मैं ऑर्डर करूँ ब्लिंकिट में नीचे एक मैसेज आता है, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव रेड इट। अभी भी अगर आप ब्लिंकिट में करो कि नो वर्कर इज आता है कि और हम उनको नहीं बोल नोटिस भी आ रहे हैं हम लोग को। अगर हम जो अमाउंट अगर माइनस बैलेंस फ्लोटिंग बढ़ जाता है तो अगर नहीं भी बने तो हमको नोटिस भी जा रहे, लीगल नोटिस। हम आपको आपका सिविल ख़राब कर देते, आपको कोर्ट को पेनल्टी के तौर पे। अब हम 1,000 रुपये कंपनी को बाकी है तो उसके ऊपर 4-5 हज़ार रुपये ऐड करके पेनल्टी के तौर पे ये टोटल अमाउंट आपको लीगली जाएंगे तो इतना हम आपसे वसूल करेंगे बोलकर ऐसा नोटिस भी जा रहे हैं हमको। मैप इसमें 10 मिनट्स का जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में बताता हूँ आपको। ये 10 मिनट्स तो बताता कस्टमर को, मगर इसमें होता क्या है बोले तो अब जब
डिलीवरी बॉय को मैप में जब उसको ऑर्डर आता वो मैप अलग रहता, उसका एग्रीगेटर कंपनी का मैप बनाया हुआ मैप रहता। जब डिलीवरी बॉय स्टार्ट करता है अपनी कस्टमर के पास डिलीवरी देने के लिए तो ऑटोमेटिकली नेविगेशन के तौर पे गूगल मैप यूज़ होता। तो गूगल मैप और इसके मैप में दोनों में डिफरेंट है, वो यूज़ नहीं होता, गूगल मैप यूज़ होता, उसके ऊपर भी उन्हें चालान डाल देता। और रास्ते में अगर उसको 2 सिग्नल मिल रहे हैं तो एक एक सिग्नल पे कम से कम 2 मिनट तो रुकेगा ही रुकेगा, तो वो भी कैलकुलेशन बढ़ जाता। जब बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली कंपनी वाला उसके ऊपर चालान डालता। तो अभी मैं थोड़ा कॉन्वर्सेशन को थोड़ा आगे लेते हुए ये आप एक तो यू कैन सेंस कि इतनी बारीकी से गिग वर्कर्स समझ सकते हैं क्या दिक्कत है, इतना क्लियर डिटेलिंग है इश्यू का, और मोर देन इश्यू का एविडेंस का, वो देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट्स, लीगल नोटिसेस आ रहे हैं, तो एक बहुत क्लैरिटी है किस प्रकार के परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। और फिर भी हम देखते हैं कि जब पॉलिसियाँ बनती है, दीपेंद्र गोयल को लगता है कि वो स्कूटर चला के डिलीवरी एजेंट के परिस्थिति को महसूस कर पाएंगे, उसका एक रील बनता है। ये कभी प्रयास नहीं किया जाता है कि एक्चुअली वर्कर्स को फॉर्मली इनवाइट करे, उनसे सुने। कलेक्टिव बार्गेनिंग के कोई प्रोविजंस नहीं है, यूनियंस के कोई रिकग्निशन नहीं है। तो ये भी जो खेल चल रहा है, और ये हम बस रखना चाहते हैं, खेल तो वो चलाएंगे, उनका काम है, वो ऑब्वियसली अपने कंपनी को प्रोजेक्ट करेंगे कि वो इस देश का सबसे बड़ा अनोखा एक गिफ्ट है, पर हम कितना उसमें बाइन करते जाते हैं और हम कितना सवाल उठाते हैं नहीं उठाते हैं, उसको होपफुली थ्रू दिस कॉन्वर्जेशन हम आई होप वी प्लांट अ सीड ऑफ at least some doubt, a very necessary doubt to start understanding. अब मैं conversation थोड़ा, और इसमें भी अगर आप जुड़े रहे, ये हमारा ऐसा पक्ष बिल्कुल नहीं है कि सारे एप्स बंद हो जाए, डिजिटलकरण बिल्कुल इस सभी बर्बादी का कॉज ये है, सब बंद हो जाए डिजिटाइजेशन। वी रियली वैल्यू, वी अंडरस्टैंड इसके क्या पॉसिबिलिटीज़ है, इसके क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, और हम कुछ लोग जो है जो इस एक कानून के लड़ाई में इन्वॉल्व है, राजस्थान में, तेलंगाना में, कर्नाटका में, कोशिश कर रहे हैं झारखंड, तमिलनाडु में। हमारा पक्ष ये है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी, वी आर नॉट सेइंग इट्स अ टेरिबल थिंग, वी विल टेल यू हाउ टू लेवरेज दैट डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर द बेनिफिट ऑफ वर्कर्स। तरीके हैं, आपके प्लेटफॉर्म में तरीके हैं, आपके ऐप में तरीके हैं, जो लोग इन प्लेटफॉर्म्स पे काम नहीं करते, जैसे कि कोल वर्कर्स, कोल माइनर्स है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, डोमेस्टिक वर्कर्स है, एक पूरी तादाद में वर्कर्स है जो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू उनका काम नहीं चलता। ऐसे कुछ बेनिफिट्स हम कर पा सकते हैं जिन लोगों का काम है डिजिटल प्लेटफॉर्म से होता है। तो हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव डेमोन्स्ट्रेट करने की बात कर रहे हैं, और ये हमें बिल्कुल, वी डू वांट टू क्वालिफाई कि हम ये नहीं कह रहे कि सब खराब है, हम कह रहे हैं कि आप हमें मौका दीजिए, हम बताएंगे कि इसी टेक्नोलॉजी को अगर वर्कर के हित में यूज़ करना है तो ये कैसे दिख सकता है। और उसमें जितना रेजिस्टेंस आ रहा है, कंपनियां नैस्कॉम के अम्ब्रेला के नीचे आके सीएम, डिप्यूटी सीएम से मिलते हैं, कहते हैं कि ये अगर आप कानून लेकर आएंगे तो सब बर्बाद हो जाएगा, सारे स्टार्टअप्स बैंगलोर से निकल जाएंगे। इस प्रकार का जो लॉबिंग होता है, रेजिस्टेंस होता है, वो एक क्लियरेस्ट, मोस्ट नेकेड इंडिकेशन कि यू ओनली वांट टू यूज डिजिटल टेक्नोलॉजी as long as it's serving the interest of companies. You are not interested in using digital technology if it works for the interests of workers. तो इसी तहत मैं 4 चीज़ें कानून के बारे में जोड़ना चाहती थी। राजस्थान पहला राज्य था जिसमें कानून पारित हुआ। कर्नाटका में हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं विथ वेरी वेरी स्टिफ रेजिस्टेंस कि कानून हो। तेलंगाना सरकार से भी हमारा एक प्रेशर शेख जी का बना हुआ है, हम सब है कि कानून हो। ये कानून में 4 मुख्य चीज़ क्या कहते हैं। पहले है कि, और ये कानून के प्रावधान क्या होने चाहिए, हम इन 3 सालों से इन प्रकार के वर्कर्स यूनियन से बातचीत करके ही निकल के आया है कि कानून में क्या होना चाहिए। कोई थिंक टैंक, कोई कंसल्टेंसी फर्म बैठ के नहीं लिख सकती कि एक कानून में क्या होना चाहिए, लोगों की क्या रिक्वायरमेंट्स है वही बोले। और इसीलिए कानून भी इतना सरल है, आप देखेंगे कोई मिस्टिफाई, कोई टेक्निकल लैंग्वेज नहीं है, साफ 4 चीज़ें कह रहे हैं। एक, रजिस्ट्रेशन,
हमेशा वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन इज ऑलवेज द बर्डन ऑफ द वर्कर. आप आधार कार्ड लाइए, आप जाके डिपॉजिट कीजिए, आप इसका वेरिफिकेशन कराइए, आप लाइन में लगिए. ये हमेशा बर्डन उन्हीं पे जाता है. तो यहाँ पे क्योंकि आपका Zomato at any given point of time today, because it is digitally operated, has आज के दिन पूरे देश में कौन से वर्कर्स जोमेटो में रजिस्टर्ड है, जोमेटो के पास ये पूरी सूचना है. तो हम कह रहे हैं कि इस कानून में रजिस्ट्रेशन का बर्डन तो जोमेटो पे होना चाहिए, एम्प्लॉयर्स पे होना चाहिए. आपके पास सूचना आई है डिजिटली, तो आप फिर से इनको क्यों कहेंगे कि ये रजिस्टर करें अपने आप को? आप सूचना दीजिए, सरकार को डिजिटल है, आप सूचना दीजिए, और जो लोग आपके प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड है वो ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड हो जाएंगे बोर्ड में या सरकार के साथ. तो ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन कानून का पहला प्रावधान है, और ये डिजिटल आर्किटेक्चर के स्ट्रेंथ पर ही ये डिमांड किया जा सकता था, और हम कर रहे हैं. और इस पे ठोस विरोध है कंपनियों का. हम नहीं देंगे. हमारे पास है सूचना, लेकिन आप इनसे कहिए फिर से रजिस्टर करने को. क्यों? हम डेटा नहीं शेयर करेंगे. डेटा प्राइवेसी का मुद्दा है. इनका डेटा प्राइवेट डेटा है, हम नहीं देंगे. तो हमेशा कंसल्टेशंस में शेख जुड़े हैं, हम वापस कहते हैं हम ही हैं भाई, आप वर्कर हम ही हैं, हमारा ही डेटा है आपके पास, हम ही मांग रहे हैं अपना डेटा अपने पास. एक्चुअली डेटा तो उनका भी नहीं है, वर्कर का ही है. तो पहला ये कानून का प्रावधान है, और थोड़ा हम ये मौका, ये प्लेटफॉर्म इस्तेमाल भी करना चाहते हैं आप सबको इन प्रावधानों के बारे में बताने का. We also hope you can play a part, however small or however big, in advocating for these provisions. I am only going through the 4 contested provisions. यही 4 चीज़ें हैं जिसमें एग्रीगेटर्स और वर्कर्स के बीच में काफ़ी विरोधाभास चल रहा है. ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन एक है. आप में से कितने लोगों को लगता है कि एक अनफेयर डिमांड है ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन? अच्छा, आपको में से कितने लगता है कि फेयर डिमांड है? कोई है अगर बता पाए, और हम सच में पक्ष समझना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा रीजन है कि ये नहीं हो सकता या नहीं होना चाहिए. ठीक है, आप सोच लीजिए. अंत में वील ऑल्सो टेक अ क्रिटिक ऑफ दीज प्रोविजंस इफ नेसेसरी. To continue as a gig worker. I am not attaching anything. In a very plain way I am telling. I am telling, my name is Ram Mohan Namine. I am a retired banker and a freelance personality development trainer. From the view of personality development, I am telling, आप जिंदगी की शुरुआत में say 20 to 25, 30 years, when you are not getting other job, कौन सा भी नहीं मिल रहा, you can be in this. Lifelong you need not be in this. And unfortunately or fortunately, we are in a free market setup. So that we should understand. And then, let me complete. I take another 1 or 2 minutes only for their benefit only. When I travel in Ola, Uber or Rapido, I pick up a dialogue with the driver only just to motivate them. I will ask about their family, their children, what they are studying. To motivate them, at least you make your children you be proud of your children when they grow up and they are much above you. That is one thing. I was talking to a Rapido car driver. He was telling that he has taken a loan from SBI. Anybody who has taken a SBI loan, they can connect with me. Apart from everything, they are charging 15,000 per annum. Har saal 15,000 adhik they are taking. And I asked him to send it one so that I will check up being a banker and come back to him. That is towards what we say collateral free loan, something, insurance, all those things. But 15,000 per annum over and above, despite the reducing EMI year after year, that is continuously there till the last day of the closing of the loan. That is one thing. And then, as per Labour Act, you are saying that the Labour Act is not applicable to you, that I am not sure of it. It's absolutely right. Labour laws don't apply to them. Won't apply to them. That itself you can question in the court. And according to the labour law, any employee has to work only for 8 years. Worker part of it, leave officers, there's no timing for them. But for workers, it's only 8 hours. How is that they are deprived of this, that I am unable to understand. So this much. And one more thing,
वेरी प्रैक्टिकल दिस वन. आप जब कभी कंज्यूमर को ड्रॉप करते हैं, यू टेक ए पर्सनल मोबाइल नंबर ऑफ देम एंड कलेक्ट सच 100 to 200 नंबर्स. उसके बाद यू टेल देम दैट मैं आपके लिए आता हूँ आउटसाइड दिस एम्बिट, चेकर ऑफ दिस वन. हाउ मेनी ऑफ यू आर ट्राइंग दिस वन? अरे वी हैव टू इनोवेट. फॉर्मल एजुकेशन न रहने पर भी हम नई तरीका से सोच सकते. And you can also start a rapport with their customers and get their help from them to get an alternative employment. Are you working on this? ये दिशा में आप काम कर रहे हैं क्या? No, ये जो है, whenever we want to, whenever we want, I am least bothered, madam. If it is going to help, that is why I am saying. Thank you very much. Just a second. I mean, what this whole thing about free market, that this is free market and this is privacy problem with this thing. I'd like to say something, that everything was free market before the SEBI, which is the regulator for the companies, came into effect. Okay, and now every company has to, which is listed, has to on its website and at the SEBI platform has to tell you who owns what in that company. Has the board of directors passed certain decisions of the company? So why these companies should be out of the ambit of that also? That's number one. Number two, is small entrepreneur, we keep talking about MSME and all that. Every MSME, if you have more than 10 people, have to go to the EPFO, register itself and start giving them pension. This is like, these companies are like thousands and thousands X to any MSME. So there's one law which is basically applying to your MSME sector, and it's very difficult for an MSME company. I run a startup and I know how difficult it is to for CGHS and for EPFO to do that. These huge companies, if they can't do this basic thing, I think that there is a case for intervention by the state, that there should be some regulatory provision. And this is the regulatory provision they are talking about under the new law. So that is what it is. So for them, free market rules will apply. It's free market, it's privacy, we can't do this thing. But for the workers, it will not apply. For the smallest of the small industry and manufacturing unit, it will apply. But for this multinational behemoths, it will not apply. And that's why the question I asked in the initially was that how many ESOPs these people have given to their partners. Now that they are not workers and delivery boys and courier boys, they are called partners. So how many ESOPs they have given? Half a share, 1 share? What have you done for your own people, which other companies do? And then say, Swiggy just went on this thing, IPO just came out, and they say ki, 1,000 people are going to become crorpatis because of that. How many of these people are going to become lakhpatis in that? They should also have a share in that IPO because they are the ones who are working. So these are the kind of things which is put on the agenda. सर ये एक मिनट सर, ये जो पार्टनर बोल रहे हैं हमारे को, जैसे ओला पार्टनर, उबेर पार्टनर, ये जो पार्टनर है, ये किस टाइप के पार्टनर, ये समझ में नहीं आ रहा. शहर मेरा है, पैसेंजर मेरे है, गाड़ी मेरी है, मेहनत मैं कर रहा हूँ, फ्यूल मैं लगा रहा हूँ, मेंटेनेंस मैं कर रहा हूँ, और उसके अलावा इन लोगों को पे भी कर रहा हूँ मैं. उसके बाद ये किस बात क्या पार्टनर बोल रहे हैं हमारे को? सबसे पहले ये जो पार्टनर लफ्ज है ना, इसको बर्खास्त करना चाहिए, और इसको लेबर लॉ में या एम्प्लॉइज में ये होना चाहिए पहले, सबसे पहले. समझ रहे हैं? लेबर लॉ में आना चाहिए इसको. जब हम काम कर रहे हैं किसी के अंडर, तो लेबर लॉ में आना चाहिए. समझ रहे हैं? काम ले रहे हैं साथ में, हमारे साथ बहुत सारे चीजें भी है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना. आप समझ रहे हैं? ये क्यों करे आप? और जो भी इनका जो सपोर्ट है ना, सिर्फ थपथपाने की वजह से है, कोई हमारे काम का नहीं है. सही है. मैं बस एक क्लैरिफाई, टाइम नहीं है और बहुत सारी चीजें हैं बोलने के लिए, टाइम लग जाएगा अगर बोलूंगा तो. हम इसीलिए 11:30 खत्म करना चाहते हैं ताकि 20 मिनट खुला सत्र हो बात करने के लिए, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ. एक क्लैरिफिकेशन मैं सबको दे दूँ. अगर आज के आज अगर कोई भी सरकार कह दे दीज आर, आप इनको पार्टनर बुलाओ, कैप्टन बुलाओ, इट डजंट मैटर, दे आर वर्कर्स, ऑल लेबर लॉज विल अप्लाई टू देम, हमारी लड़ाई आज खत्म होगी. दे हैव कॉल, ये टर्मिनोलॉजी ऐसा क्या है, ऐसे सोचा क्यों है, ये इनको इस शब्द से बहुत प्यार नहीं है. दे हैव थॉट ऑफ अ वर्ड पार्टनर, कैप्टन, बिकॉज दे डोंट वांट टू रिकॉग्नाइज देम एज वर्कर्स. मिनिमम वेज लॉज एप्लीकेबल नहीं है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हैजर्ड लेजिस्लेशंस
ओवर टाइम कुछ एप्लीकेबल नहीं है, ये बाय डिज़ाइन है। तो और इसीलिए मैंने कहा इनका नोडल डिपार्टमेंट, आज किसी भी गिग वर्कर के पास कोई भी शिकायत है वो लेबर डिपार्टमेंट के पास नहीं जा सकती। लेबर डिपार्टमेंट कहती है ये प्राइवेट मैटर है, ये आपका और किसी प्राइवेट, यू आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ वर्कर अंडर लॉ। और इनका नोडल डिपार्टमेंट आईटी डिपार्टमेंट है, बिकॉज ऑल दीज एग्रीगेटर्स आर रजिस्टर्ड एज डिजिटल इंटरमीडियरीज। आईटी डिपार्टमेंट के पास जब ये लोग जाते हैं अपनी शिकायतों के साथ, आईटी को उनको पता ही नहीं है क्या करना है इसके साथ। तो ये द कोर फाइट इज कि इनको वर्कर का रिकग्निशन देना है, और जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक हम ये कोशिश करें। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ है विच इज एप्लीकेबल टू ऑल, तो इसीलिए सारे राज्य फंस गए हैं इसमें, और कुछ राज्य कोशिश कर रहे हैं कि उससे रास्ता कैसे निकाले। और उसी कानून के बाद, एक सेकंड में, बस 5 मिनट में ख़त्म कर दूंगी, फिर ये सत्र खोल देंगे क्योंकि बहुत सारे, इनको भी बहुत चीज़ें जोड़नी होगी। कानून जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक तो मैंने कहा था ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन, दूसरा हम कह रहे हैं कि सोशल सिक्योरिटी, जो आपने भी बात की, पेंशन की, पेंशन, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, डेथ कॉम्पनसेशन, आपने इतना काम किया, इतना पर्टिकुलरली इन सिटीज़ लाइक दिल्ली, इस पोल्यूशन में आप 12 आवर्स अ डे रस्तों पे खड़े हैं, आपके मेडिकल एक्सपेंसेस आज नहीं है, आप पोस्टपोन कर रहे हैं, 5 साल बाद आपके आने वाले हैं। मेडिकल हेल्थ, स्किलिंग, इनका कोई स्किलिंग फ्यूचर ही नहीं। अगर आप 12 साल भी पार्टनर की तरह काम करें, आप पार्टनर ही नहीं रहेंगे, आप जोमेटो के डायरेक्टर नहीं बन जाओगे, कोई ग्रोथ ही नहीं है एक पोटेंशियल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो स्किलिंग, पेड लीव, अगर मैं 4 दिन नहीं काम कर सकती तो मेरे को ऐसा होना चाहिए कि आई शुड बी एबल टू अर्न माई पेड लीव। तो इस प्रकार की सोशल सिक्योरिटी के राइट्स होने चाहिए वर्कर्स को, ये कानून कहता है। और ये कहता है कि सोशल सिक्योरिटी का खर्चा कहाँ से आएगा, हमें सरकार का पब्लिक फंड नहीं चाहिए, हमें जोमेटो का चैरिटी नहीं चाहिए, हम अपनी कमाई से अपना सोशल सिक्योरिटी जनरेट करेंगे। 132 रुपीज़ से अगर मैं इंजीनियरिंग स्टाफ कॉलेज से यहाँ आई, बिल जनरेट हुआ, अगर आपकी क्षमता है कि आप उसमें जीएसटी काट सकते हैं, तो आप क्यों नहीं एक 2%, 3% एक्सेस काटेंगे सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर फी के लिए। अगेन द पॉसिबिलिटी इज ओनली बिकॉज इट्स डिजिटल, एवरी सिंगल ट्रांजैक्शन इज ट्रैक्ड, यू आर यूजिंग दैट एबिलिटी टू ओनली मैक्सिमाइज योर रेवेन्यू, जो वो कर भी नहीं पा रहे, वो लॉस में चलते हैं, वेंचर कैपिटल फंड से ही पैसा जा रहा है, वो फ्री मार्केट के लॉजिक से भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। बट अगर आप हर ट्रांजैक्शन, हर डेटा पॉइंट इस्तेमाल कर रहे हो अपने बेनिफिट के लिए, आप उसी मेथड को क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हो एक्सेस काटने के लिए? और हम में से कौन यहाँ पे मना करेगा 2 रुपए और देने के लिए उस ट्रांजैक्शन के लिए? तो एक वेलफेयर सेस फी पर ट्रांजैक्शन कानून का दूसरा डिमांड है, कर्नाटका, तेलंगाना में, राजस्थान में आ गया है। इसमें कितने लोगों की सहमति है? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक इट मेक्स सेंस, इट्स पॉसिबल? एग्रीगेटर्स का मत इसमें है, हम ट्रांजैक्शन वाइज, आप हमके प्लीज मत पूछेगा, हम आपको टर्नओवर में 2% दे देंगे। इसमें हम झगड़ रहे हैं आज, और इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में जा रही हूँ क्योंकि पब्लिक अवेयरनेस भी होना चाहिए कि मुद्दा क्यों है। क्योंकि वो नहीं चाहते वर्कर को हर ट्रांजैक्शन का हिसाब मिले, वो चाहते हैं कि मैं एंड ऑफ द ईयर जोमेटो इज गोइंग टू पोस्ट अ प्रॉफिट ऑफ 250 करोड़, उसका मैं 1% दे दूंगी, कर्नाटका सरकार को आ जाएगा 2 करोड़, अभी आप जो करना है उससे करो। और हम लड़ रहे हैं कि हर ड्राइवर, हर गिग वर्कर, हर डिलीवरी एजेंट को पता होना चाहिए मेरा इस राइड से इतना सोशल सिक्योरिटी निकला है, उनको समझना पड़ेगा ये मेरे काम से निकला है, मेरा अधिकार है, और मैं इसको लेके रहूंगी या लेके रहूंगा। तो ये है अगेन अ सेकेंड इलस्ट्रेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। व्हेन वी आर सेइंग कैन बी यूज्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वर्कर्स, दे आर रेजिस्टिंग एंड सेइंग नो, let us give you an aggregate which doesn't rely on any digital architecture. The third thing जो कानून कहता है, एक पोर्टल होना चाहिए सरकार के पास, हर ट्रांजैक्शन का ब्रेकअप हर गिग वर्कर को पता होना चाहिए। जैसे आपने दिखाया ट्रांजैक्शन का टोटल अमाउंट कितना है, मेरे को कितना मिला उससे, ऊबर को कितना मिला उससे,
और उस काम से सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर फी कितना इकट्ठा हुआ। मुझे ट्रांजैक्शन के 3 भाग एज अ वर्कर दिखने चाहिए, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। और फिर एग्रीगेटर्स का रिस्पॉन्स आता है, ये आप टोटल प्रिवेसी राइट्स का उल्लंघन है, हम ये डेटा नहीं दे सकते। और हमारी लड़ाई ये है, और लीगली भी हम लड़ रहे हैं कि वी आर द डेटा प्रिंसिपल, हमारा ही डेटा है, हमको कैसे नहीं दिखा रहे। और हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है ये देखना कि कौन पिज्ज़ाज ऑर्डर कर रहा है, किस माइक्रो लोकेलिटी में किस टाइम क्या डिमांड बढ़ रहा है। वो जो उनका पूरा एक माइनफील्ड है, एक डेटा है जिसको वो मोनेटाइज करते हैं। आप सभी का ही डेटा है, आपका ही डेटा इस्तेमाल करके आपको ही प्रोफाइल किया जाता है, एडवर्टाइज किया जाता है, उसी से उनका एंटरप्राइज चलता है। वो हम नहीं चाहते, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। हमें बस अपने काम का हमें हिसाब चाहिए। तो ये तीसरा प्रोविजन भी, ये भी तर्क इसलिए हम दे पा रहे हैं कि डिजिटल है भाई, आपका हर ट्रांजैक्शन, मेरा हर बिल आता तो है, तो आप क्यों नहीं ब्रेकअप दिखा सकते। तो इस पे लड़ रहे हैं। चौथा हम कह रहे हैं कि एल्गोरिथमिक ट्रांसपेरेंसी होना ही पड़ेगा। आपके पास कॉन्ट्रैक्ट्स जब ये साइन करते हैं, जैसे कि आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, यू सी टर्म्स एंड कंडीशंस 36 पेजेस का, आप करते हैं एक्सेप्ट, क्योंकि मैं डेफिनेटली नहीं पढ़ती हूँ, आई एम जस्ट लाइक ठीक है एक्सेप्ट, जो लेना है डेटा मेरा ले लो, एनीवे है ही आपके पास तो ले लो। उसके बाद क्या आपके पास कॉपी होता है उस टर्म्स एंड कंडीशंस का? सेम इनके सारे वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे ही है। इफ यू वांट टू जॉइन उबर, यू हैव टू एक्सेप्ट, यू डोंट हैव अ फिजिकल कॉपी ऑफ योर ओन कॉन्ट्रैक्ट, टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है आपके पास। और एल्गोरिथम जिनका इन्होंने उदाहरण दिए थे, एल्गोरिथम चलता कैसे, एक विचित्र शब्द है, ये नया है, हम सबको थोड़ा सीखना पड़ेगा। डेफिनेटली गिग वर्कर्स के लिए बहुत नया है और हम सीख रहे हैं। और हम पब्लिक आउटरीच में इसका एग्जाम्पल देते हैं। आप बिग बॉस समझते हैं ना, जब बिग बॉस कहता है उठो, उठना पड़ता है, बिग बॉस कहता है जाओ टमाटर काटो, काटना पड़ता है। तो जो बिग बॉस कह रहा है आपको करना पड़ता है, यही एल्गोरिथम का काम है। एल्गोरिथम ऐप का बिग बॉस है, वो आपको वही काम करने को बोलेंगे जिससे कंपनी का हित रहे। तो एल्गोरिथम इज नॉट सम एब्स्ट्रैक्ट इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज जो बहुत दूर कुछ चल रहा है। डेली, मेरे डेली जीवन में मैं कितना कमा पा रही हूँ, कब मेरा इंसेंटिव रुक रहा है, किसी और को मिल रहा है, उसका इम्प्लीकेशन एवरी स्टेप में आ रहा है। तो कानून का चौथा प्रोविजन ये हम मांग रहे हैं कि एल्गोरिथम का ट्रांसपेरेंसी वर्कर्स के पास होना चाहिए। और उसमें बहस है, एग्रीगेटर्स कहते हैं दिस इज कमर्शियल प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन, ये हम नहीं दे सकते। और हम कह रहे हैं कि आपका प्रोप्राइटरी अगर मेरे कमाई के बीच में आ रहा है, मेरे राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो मुझे तो वो जानकारी चाहिए। तो इन 4 चीज़ों में बहुत विरोधाभास चल रहा है। और हम अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन हम यही दिखाना चाहते हैं कि जब डिजिटल हम काम में लेके दिखाना चाहते हैं क्या हो सकता है, तब सडनली वी फेस इमेंस रेजिस्टेंस। तो ये कानून के 4 प्रावधान हैं। अगर हम सत्र थोड़ा खोल दे, आप भी उसमें जोड़े, और किसी के कुछ कमेंट्स है, क्वेश्चंस है, तो ये हम चला सकते हैं। और मैं खुश से रिक्वेस्ट कर सकती हूँ अगर आप चला लो इस खुले सेशन को। हाँ, किसी को कुछ जोड़ना है इसमें, या वहाँ पे एक है, और इनके बाद उन तक भी माइक पहुँचा दे। हाँ, हेलो, मैं इसमें सिर्फ एक ही चीज़ जोड़ना चाहूँगा। आपको एक ही शब्द जोड़ने की ज़रूरत है फैक्ट्री एक्ट 1948 में, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। उससे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि फैक्ट्री एक्ट 1948 में जो डिफिनीशन है, उसमें 10 या 10 से अधिक पावर के द्वारा जो उत्पादन होता है वो फैक्ट्री एक्ट 1948 में आते हैं। और जहाँ फैक्ट्री एक्ट 1948 आता है वहाँ ESI, PF, उस सारे लॉज आ जाते हैं। तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग के साथ अगर सर्विस जोड़ ले, उसकी मूवमेंट चलाए, तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। दूसरा कि हमारे यहाँ फैक्ट्री एक्ट 1948 अंग्रेजों ने लाया था 1881 में, और 5 बार वो संशोधित होकर 1948 तक, ये 5वीं और बाद में थोड़े थोड़े अमेंडमेंट आते हैं।
जब इतनी बार अमेंडमेंट हो सकता है तो एक वर्ड की भी अमेंडमेंट हो सकती है। उसके अलावा बाकी और सेक्टर्स के लिए जैसे टी गार्डन्स के लिए, माइनिंग्स के लिए अलग एक्ट बने हुए हैं और बाकी सारी आपको ग्रेच्युटी, ESI, PF सारे उसके साथ कंबाइंड एंड है। तो क्यों नहीं गिग वर्कर के लिए एक अलग लॉ लाया जा सकता है? या तो एक शब्द जुड़वा ले या तो एक अलग लॉ ले आए। थैंक यू। बिल्कुल सही बात है। और वो अलग लॉ को लेके ही राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना, झारखंड सब में लड़ाई चल रही है। और आपका सुझाव भी सही है कि या तो फिर फैक्ट्रीज एक्ट में चेंज करें। सही, वहाँ पीछे है। हाँ, आप एक बार बात रख लो, फिर माइक चल। अच्छा, वहीं पे रखनी है। जब ये गिग वर्कर्स बोल रहे हैं कि आप उनका पूरा एक्सपेंडिचर पे ही उनका मनी चला जा रहा, सो ये एग्रीगेटेड जो है वो वर्किंग या रिव्यूज रेटिंग पे जो फीचर दे रहे हैं, लाइक उसमें आपका कोई डिफरेंस चल रहा है? लाइक रेटिंग रिव्यूज से आपको कुछ हेल्प हो रहा है या वो एग्रीगेटेड उनका ही हेल्प हो रहा है, लाइक ब्लिंकिट या कोई अदर यूबर एप्स जैसे? जब कस्टमर वर्कर्स को रेट करते हैं तो उसका क्या फर्क पड़ता है, शायद आपका ये सवाल है ना, मैं समझा। आप में से कोई जवाब देना चाहिए कि जब मैं आपको 5 स्टार दूं या 1 स्टार दूं या 3 स्टार दूं, उससे क्या कोई कमाई में फर्क पड़ता है, राइड मिलने में फर्क पड़ता है, आपके इंसेंटिव में फर्क पड़ता है? हाँ साहब, रेटिंग के डिपेंड, टोटली रेटिंग डिपेंड है। क्योंकि साहब ने अभी एक बोला कि आप कंज्यूमर को डायरेक्ट नंबर दे सकते, नंबर ले सकते, आप लोग रैपो के जरिए कस्टमर डायरेक्ट कर सकते हैं बोल के, लेकिन हमारा को ऐप में अभी नंबर डालना मना है। अगर नंबर डाले तो हमारा कांटेक्ट करो बोल के नंबर दिए तो वो लोग मेरा आईडी ब्लॉक कर देते। एक बार अभी आपके घर के पास आके मैं एक बार आपको चढ़ाया, फिर दूसरी बार नहीं चढ़ाया, खुद मैं आ गया, उन्होंने ट्रैक करता, उन्होंने मेरा जितने भी फ़ोन नंबर से हर एक फ़ोन नंबर ट्रैक करता, उन्होंने मेरा मैप ट्रैक करता, मेरा FB ट्रैक करता, मेरा ग्रुप्स ट्रैक करता, हर एक चीज़ ट्रैक करता उन्होंने। वो इसलिए कि कस्टमर कंज्यूमर से मैं डायरेक्ट हुआ तो उन्होंने आईडी ब्लॉक कर देता, फिर ओपन होता भी नहीं। और जो है रेटिंग के ऊपर तो 100% डिपेंड है रेटिंग के ऊपर। अभी देखिए सिटी में ट्रैफिक का तो बहुत प्रॉब्लम है। अभी कस्टमर आता, हम लोगों को 10 मिनट 15 मिनट वेट कर रहा था, आके भगा बोल के हमारे को मेंटली टेंशन देता। वो भगाने में उन्हें थोड़ा टाइम लेट हो गया तो उन्हें रेटिंग कर देता, कंप्लेंट कर देता, 1 बार 2 बार, तीसरी बार आईडी खत्म, ब्लॉक। वो छोटी सी चीज़ को भी उन्हें आईडी ब्लॉक कर देता। वो रेटिंग अच्छा चाहिए तो उन्हें ये होता। और अगर वो खराब रेटिंग देते हैं तो आपका आईडी ब्लॉक करने से पहले कंपनी आपको कोई मैसेज करती है कि? कुछ भी नहीं करते, डायरेक्ट ब्लॉक। तो अगर किसी ने 1 स्टार दे दिया 2 बार तो फिर बंद। और आपके, हाँ, और इसीलिए ये सेशन का नारा भी आप देखोगे, रेटिंग नहीं हक चाहिए। आप 5 स्टार 6 स्टार हटा दो, हमें हमारे हक दे दो। इसमें 2 किस्म का है, एक टेम्पररी ब्लॉक है, एक परमानेंट ब्लॉक है। टेम्पररी ब्लॉक 1 हफ्ते के लिए सजा है, परमानेंट ब्लॉक पूरी जिंदगी के लिए। अगर परमानेंट लॉक हो गया तो क्या? खत्म। पर नया फोन नंबर, नई आईडी नहीं, कैसा बनाएंगे? पहचान तो फेस। क्योंकि हर एक सुबह जब वो ऐप में लॉगिन करते हैं तो उनको उनका चेहरा स्कैन करना होता है, तो नया चेहरा तो लगा नहीं सकते। तो जो ये बात कर रहे हैं वो बहुत सही है। और कोई पॉइंट पीछे लोगों के आई थिंक सवाल है। हाँ, अच्छा, यहाँ पे। So the term gig worker only means that they can work in multiple companies at a time. So when I am working in a multiple company, how can I expect one company to assuring me some social security? Since I am working always, I mean multiple areas, how can I demand a company specifically? मैं तुम्हारे लिए वर्क कर रहा हूँ, तुम मुझे दो। But I am working for multiple companies, right? Correct. Applying laws also wouldn't be advisable, I would say. So मैं इस वक्त क्विक जवाब देता हूं कि जो कानून की रक्षिता ने बात की, तो उस कानून में 2 चीजें हो रही है। सबसे पहले कि हर एक वर्कर का रजिस्ट्रेशन हो रहा है कंपनीज के डेटाबेस के थ्रू। अब जब वो वर्कर का डेटाबेस आता है तो एक डीडुप्लीकेशन प्रोसेस होगा। अगर शेख सलाउद्दीन 4 कंपनीज में काम कर रहे हैं, उनका कॉमन
चीजें वहां पे कैप्चर्ड है, नाम के अलावा उनका ड्राइविंग लाइसेंस होगा, पैन नंबर होगा, आधार होगा, कुछ तो होगा कंपनीज के पास, तो उससे एक डीडुप्लीकेशन प्रक्रिया होगी और वो डेटाबेस में दिखेगा कि वो 4 कंपनीज के साथ काम करते हैं। अगर उन्होंने ए कंपनी के साथ 100 रुपए का काम किया सेम डे पे, बी कंपनी के साथ 50 रुपीज किया, सी कंपनी के साथ 50 रुपए किया, वो हर एक ट्रांजैक्शन पे एक सेस कलेक्ट होगा। वो हर एक ट्रांजैक्शन का जो टोटल बनेगा, वो जब हम कहते हैं कि वो सेस जमा होगा और उसे सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, तो वो एक बोर्ड बनेगा उसका। तो शेख की जो वो 4 कंपनी से अलग अलग सेस कट के रोज जो जमा हो रहा है, उसके थ्रू स्कीम्स बनेगी। अगर कल उठ के कंपनीज कह देती है कि ये हमारे वर्कर्स हैं, हम इन पे पीएफ ईएसआईसी देना चाहते हैं, तो वर्कर्स चुन लेंगे उनको किनकी कौन सी कंपनी के साथ जाना है, कौन सी कंपनी उनको बेटर फैसिलिटी देती है, कौन सी कंपनी उनको ज्यादा लंबा पेटर्निटी लीव, मैटर्निटी लीव देती है, ब्रेक्स देती है, वर्किंग आवर्स कंट्रोल करती है, फेयरली राइट्स देती है। तो दोनों चीजें हैं कि अगर कंपनीज बोल दे वर्कर्स है, तो वर्कर्स चुन लेंगे उनको कौन सी कंपनी के साथ जाना है, वरना अगर वो नहीं हो रहा है तो इस तरीके से सोशल सिक्योरिटी भी उनको दी जा सकती है, जिसका लॉ में प्रावधान है। एक चीज इसमें कुछ जोड़ना है? हाँ बिल्कुल। ऐसा लगता है हमें कि जो वर्कर्स है उनके पास चॉइस है, ऐसा नहीं है। वर्कर्स के पास चॉइस नहीं है, इसलिए वो 4 जगह पे काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको वो राइट्स, उनको जो वो जो भी सारे प्रोविजंस मिल सकते हैं एक कंपनी के साथ, वो उनके पूरे ही नहीं हो पा रहे हैं। उनको वो एम्प्लॉय की तरह देख ही नहीं रहे, इसलिए उनको 4 जगह जाना पड़ रहा है। तो ये ऐसा नहीं है कि उनके पास चॉइस है। यूनियनाइज जो है वो इन कंपनीज ने अपने आप को कर रखा है, और वो वर्कर्स को यूनियनाइज नहीं होने देना चाहते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि रेट कैसा चलेगा। आप देखोगे सारी की सारी कंपनीज के रेट एक जैसे हैं, सारी की सारी कंपनीज सेम तरीके की इंसेंटिव लेके आते हैं। वो यूनियनाइज्ड हैं, इवन वो दिखाएंगे कि हम कॉम्पिटिटर्स हैं, बट हमें यूनियनाइज नहीं होने देंगे, क्योंकि आप वर्कर्स बन गए तो आप यूनियनाइज हो जाओगे, फिर आप अपने राइट्स मांगोगे, आप बोलोगे कि भाई मुझे पीपीएफ भी चाहिए, मुझे डियर अलाउंस भी चाहिए, मुझे इंश्योरेंस भी चाहिए, जो कि आपको एक एम्प्लॉय को देना पड़ता है, विच इज अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर अ कंपनी, जो उनको पता है। इसीलिए वो फैंसी टर्म देंगे, पार्टनर, पायलट, और आपको ये बताएंगे कि हम उनको डिग्निटी दे रहे हैं। डिग्निटी से पहले पेट भरा होना चाहिए। तो जब तक पेट में, जब आपके पास खाना होता है, तब सेकंड चीज आपकी डिग्निटी होती है। जब आप जिंदा ही नहीं रहोगे, जब आपके पास सांस ही नहीं होगी, तो काहे की डिग्निटी? हाँ सर, पीछे। रेटिंग से जुड़ा हुआ एक मेरी लाइक कॉम्प्लेक्स थिंकिंग थी कि उस पर बात हो रही है क्या? हर एक, फॉर एग्जांपल डिजी यात्रा की बात कल हो रही थी। डिजी यात्रा में हम सब जाते हैं, बहुत से लोग हैं, मिलियंस वॉलंटरीली अपने डेटा देते हैं आसानी के लिए। तो एक तो वो प्रोविजंस हैं जिसका हम यूज़ कर रहे हैं वॉलंटरीली। गिग वर्कर्स के कॉन्टेक्स्ट में हर कुछ फोर्स्ड है या इनफोर्स्ड है, उनके लाइफ कंडीशंस, वर्किंग कंडीशंस, लॉज सपोर्टिव नहीं है। रेटिंग जब हो रही है तो अक्सर उनकी पूरी कोशिश रहती है, आप नॉर्मल बिहेवियर नहीं, बहुत एक्स्ट्रा एम्पैथी ढूंढते हैं, लोगों की हमदर्दी ढूंढते हैं कि हमें मैक्सिमम रेटिंग मिले। क्या उनके उस मेंटल साइकोलॉजिकल जो स्ट्रेस है, जो पूरी डिप्रेशंस में पूरे काम का जो घंटा गुजरता है, पूरा महीना गुजरता है, उस पर कभी गुफ्तगू होती है क्या? या क्या फीलिंग्स है? बिकॉज एज ए सर्विस रिसीवर हम लोगों को महसूस होता है कि उनकी आप चेहरे को देखें, उनके जेस्चर्स को देखें जब आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अक्सर कैब ड्राइवर के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि वो लोन लेते हैं। दूसरा इस सवाल ये है कि जब लोन लेते हैं तो आप 5-6 साल में वो लोन को ख़त्म करते हैं, तब तक उनकी गाड़ी इतनी ख़राब हो जाती है कि दे हैव टू डिस्पोज ऑफ। नाउ व्हेन समबडी वाज सेइंग फ्रॉम, अभी कुछ पहले बात हो रही थी कि कंपनीज कहीं भी उनको सिक्योरिटी नहीं देती है, क्रेडिट नहीं देती, तो लोन भी इन लोगों को अपने ही हाउसिंग जो भी अवेलेबिलिटी उस क्रेडिट पे लेना है। तो बैंकिंग सपोर्ट सिस्टम भी इन पूरे वर्किंग सेक्टर्स के लिए नहीं है। सो हाउ डू वी लोकेट दोज वल्नरेबिलिटी? डू वी हैव एनीथिंग टू डिमांड इन दैट कॉन्टेक्स्ट दैट दे गो फॉर लोन? एटलीस्ट गवर्नमेंट कैन गिव सब्सिडाइज्ड। अब बीपीएल के लोगों को देते हैं, सो व्हाई नॉट दीज वर्कर हु आर वल्नरेबल, वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ। देखिए, दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जैसा रेटिंग की बात है, रेटिंग बीते हुए अगर जब आप 10 साल में देखेंगे, वर्कर्स को मेंटल और फिजिकल टॉर्चर है। आपके पास आके वो टिप नहीं पूछेगा, आपके पास आके वो पानी का गिलास एक गिलास पानी दो बोल के नहीं पूछेगा, वो आपसे
भीख मांग मांग के पूछेगा कि मेरे को रेटिंग चाहिए, सर मेरे को 5% रेटिंग दे दो। ये मजबूरन अपने वर्कर्स के रोजी रोटी के लिए जो है मजबूरन वहाँ पे कस्टमर्स को रिक्वेस्ट करना पड़ रहा। वो रेटिंग के वजह से बहुत सारे जने गलत इस्तेमाल कर रहे, उसका आप देख सकते। बहुत सारे मेरे साथ भाई भी है, उन्होंने भी बेहतर बता सकते। आपको जो गैर ज़रूरी चीज़ है वो सारे चीज़ आपको पर्सनल फ़ोन करके डिलीवरी बॉय से मंगाते, नहीं तो बोलते कि उसकी रेटिंग कम कर देंगे, या नहीं तो हम कंप्लेंट डाल देंगे, या नहीं तो हम आपकी आईडी ब्लॉक करा देंगे। सेम कार में भी अगर जो आप ड्रॉप पॉइंट ऑलरेडी लगा दिए, पिकअप पॉइंट लगा दिए, फिर बीच में से आपको दोनों तीनों को साथियों को आप अपने मर्जी माफिक बिठा रहे, आपके रूल्स है कि आप बीच में कस्टमर को फिर से नहीं बिठा सकते क्योंकि शेयर नहीं है कैब में, तो फिर आप वहाँ पे कस्टमर को बिठा रहे। नहीं तो उन्हें वार्न करता, भाई मैं तेरी रेटिंग डाउन कर दूंगा, कंप्लेंट डाल दूंगा, तेरी आईडी ब्लॉक हो जाती, तेरी रोजी रोटी चले जाती। इसके चक्कर में जो है बहुत सारे ड्राइवर्स, डिलीवरी बॉय, अर्बन कंपनी के वर्कर्स, आप सबके बीच में दरमियान में मैं ये बात रखना चाह रहा हूँ। कल के दिन में, कल मैं यहाँ पे ही था, एक बुरी खबर थी हमारे बीच में। एक अर्बन कंपनी की वर्कर है चंद्रिका, वो जो हमारे साथ थी यूनियन में वर्कर है, एक्टिव वर्कर है, वो अपने आईडी ब्लॉक होने की वजह से लगातार स्टेट गवर्नमेंट से और कंपनी से लड़ते गई। वुमेन गिग वर्कर है और वो जो है अर्बन कंपनी के अंदर काम कर रही ब्यूटिशियन, और उसकी आईडी ब्लॉक कर दे के बीते हुए करीब 3-4 महीने से वो धरना भी करें। हम लोग यहाँ पे तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन के हिसाब से धरना करे, तो उन लोगों के ऊपर जो वर्कर्स है ब्यूटिशियन, जो फ्रंट लाइन पे आए, जो उनके हक के लिए आवाज़ उठाए, जो हक के लिए खड़े हुए थे, उनके ऊपर केसेस बुक करे पुलिस वाले। कंपनी ने उनके ऊपर केस करा के वो अर्बन कंपनी के ऊपर, वर्कर्स के ऊपर कराने की वजह से वो महिला जाके डेली पीएस में रहती थी। मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस हो गया उसके लिए, कोर्ट को फिरना और यहाँ पे लड़ाई लड़ना और आईडी ब्लॉक होना और हस्बैंड साथ नहीं रहना, फैमिली का बर्डन है, एक बच्चा है, बच्चे की पढ़ाई के लिए फीस, स्कूल की फीस भरना, कितनी बुरी हालत में थी उनकी समझो। कल हॉस्पिटलाइज होकर डेथ हुई, आखिरी दम तक 2 दिन पहले अगर जा मैं हमारे हर्ष भाई हमारे साथ है, 2 दिन के नीचे हम लोग डीएक्टिव हुए, तो एक्टिव आईडी एक्टिव करने के लिए प्रजावाणी में गए, तो बुलाए थे हम वो वर्कर को, मैं हॉस्पिटल में हूँ नहीं आ सकती हूँ बोली थी। आज वो हमारे बीच में नहीं है, उसके कौन जिम्मेदार है? एग्रीगेटर कंपनी है, सरकार है, कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा? कौन उसकी जिंदगी लौटा के देगा? दूसरी बात देखिए, इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा यहाँ पे है। अगर जो आज के तारीख में आप जाएंगे, कमर्शियल व्हीकल को लोन नहीं दे रहे बैंकर्स, एसबीआई को से भी बैंक ले लो आप, को से भी बैंक में आज के तारीख में आपको लोन नहीं मिल रहा कमर्शियल व्हीकल के ऊपर। को सा ड्राइवर के पास अपना सिविल स्कोर अच्छा रहता, बताइए, को से ड्राइवर के पास सिविल स्कोर अच्छा नहीं रहता। हम सबको पता है क्यों अच्छा नहीं है। अगर जब उतनी कमाई कमाता था एग्रीगेटर कंपनी से, ओला, उबर, रैपिडो से, क्या वो अपना किस्त सही टाइम पे नहीं बन सकता था? क्या नहीं बनने के मजबूरन उसका सिविल स्कोर खराब होने की वजह से उसको लोन नहीं मिल रहा, उसको कौन जिम्मेदारी लेगा? सरकार लेंगी, एग्रीगेटर कंपनी लेंगी। जो वो एग्रीगेटर कंपनी, जैसा हमारा संतोष बताया, 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा के जो ड्राइवर्स को ख्वाब बताए, जो डिलीवरी बॉय को हर पिलर पे आप देखो, आप ऐप में जाके देखो, महीने को आज भी बोल रहा है आप 60,000 रुपए तनख्वाह कमा सकते। क्या वो डिलीवरी बॉय, क्या वो ड्राइवर, क्या वो अर्बन कंपनी के वर्कर जो जितना आप ऐड दे रहे उतना कमा पा रहे? क्या नहीं कमा पा रहे। वही तो मजबूरी है। और आपके प्लेटफॉर्म पे इतनी भीड़ लगा लिए, एक रेस्टोरेंट पे 100 जने की जरूरत है, आप 1000 जनों को वहां पे लगा दिए, वर्कर के बीच में लड़ा रहे। आपको कैब की कितनी जरूरत है? आप वो कैब एडिशनली आपने आपके खुद की दुकान खोल लिए, उबर एवरेस्ट, उबर मूव, फलाना फलाना। तो कहां पे रोजी रोटी दे रहे, किसको रोजी रोटी दे रहे, किसका पेट भरना चाह रहे? एक वर्कर का जितना उसकी जिंदगी में चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान, वो तो मिलना चाहिए ना, वो नहीं मिल रहा। वो पेन है वर्कर का। वो बीते 10 साल में लड़ते 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 यहां तक आए। जैसा रक्षिता जी बोल रहे थे,
हम राजस्थान में पहला कानून क्यों जीत के लाए, कितना उसके पीछे मेहनत करना पड़ा हम लोग को, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को, एज ए यूनियंस को। अब जाके कर्नाटक में देखे होंगे आप, फिक्की गिक्की इंटरनेट क्या क्या की बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जाके जो है दीवार बन के खड़े हो गए सरकार के सामने, क्योंकि उनकी नीयत ही साफ नहीं है, देना नहीं चाह रहे कुछ वर्कर के लिए। जब सरकार देना चाह रही, कुछ करेंगे चाह रही, तो उसके लिए आड़े बन रहे, इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? ऐसी हर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कब है? 2020 में कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी पास करा, हम 24 में हैं, 4 साल हो गए, 4 स्कीम अभी तक नहीं आए। अब बात कर रहे कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स देंगे, हम सिर्फ स्कीम देके भगाने से क्या होने का है? हम 3 चीज पे बहुत लड़ाई कर रहे हैं, इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स के और तेलंगाना गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के हिसाब से। एक, कानून चाहिए, दूसरा वेलफेयर बोर्ड विद सोशल सिक्योरिटी, तीसरा जो है वेज इंश्योर चाहिए, फोर्थ वन जो है डेटा ट्रांसपेरेंसी चाहिए। ये 4 चीज के ऊपर लड़ाई हमारी जारी है, हम लड़ेंगे, जीतेंगे, इसमें हम कामयाब भी होंगे। नारा भी लगेंगे। थैंक यू। अभी बहुत पावरफुल, जीतेंगे, लड़े हैं, जीतेंगे। तो खूब पावरफुल कॉन्वर्जेशन पे भी एंड हुआ है ये, और लड़ेंगे जीतेंगे। विकास को 2 मिनट अपनी बात रखनी थी और फिर पारस, हाँ नारे चला, उनका भी आई थिंक नारा और मिक्स है। मैं 2 नारे लगवाना चाह रहा हूँ, और ये बहुत बड़े समूह की बात कर रहे हैं हम। लगभग देश में 80 लाख से ज़्यादा गिग वर्कर्स है, उनके राइट्स और एंटाइटलमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो एक तो ये नारा आपका लिखा हुआ है, क्योंकि आप बहुत रेटिंग की बात हुई, उन्हें रेटिंग नहीं हक चाहिए। आप हक दे दो तो रेटिंग की जरूरत नहीं है। तो मैं बोलूंगा रेटिंग नहीं, आपको बोलना है हक चाहिए, रेटिंग नहीं। थोड़ी आवाज पीछे से भी आनी चाहिए। हाँ, आप आंदोलन करने वाले नहीं है, लेकिन कम से कम इन लोगों के लिए बारे में सोचना बहुत जरूरी है। रेटिंग नहीं, रेटिंग नहीं। और ये जितने गिग वर्कर्स हैं, ये इंसान है, ये गुलाम नहीं है किसी के। तो मैं कहूंगा इंसान है हम, गुलाम नहीं। इंसान है हम, इंसान है हम, इंसान है हम। हेलो, आज हमें से वो अपना भी चलाते, तो हमारा पैसा हमारा हिसाब, हिसाब भी हमको चाहिए, ये पैसा भी हमारा है। हमारा पैसा हमारा हिसाब, हमारा पैसा हमारा हिसाब। मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा, सिर्फ 2 मिनट। मैं एक कविता कहना चाह रहा हूँ। मैं अपने आप को लेखक तो नहीं समझता, लेकिन गुस्सा आता है तो थोड़ा बहुत एक्सप्रेस करता हूँ अपने शब्दों में। तो 2 मिनट का वक्त ले रहा हूँ आपसे। तो ये पूरा जो हम बात कर रहे हैं गिग वर्कर्स का, तो उसके ऊपर एक छोटी सी कविता लिखा है जिसका नाम है हम हैं शहर के रोबोट। हम हैं शहर के रोबोट, पीठ के ऊपर एक बड़ा सा झोला टांगे हुए और 2 पहिए पे सवार। अगर हमारे इंजीनियर से हमारे बारे में पूछो तो वो कहेंगे कि हम आधुनिकता की एक मिसाल हैं, हम उनके सबसे बड़े हथियार हैं। लेकिन सच तो ये है कि हम तो वही गरीब और नीची जाति के लोग हैं, पहले गांव में थे अब शहर बुला लिए गए हैं। पहले पैदल और साइकिल पर चलते थे, अब 2 पहिए मोटर पर बैठा दिए गए हैं। पहले इंसान थे, अब रोबोट बना दिए गए हैं। हम हैं शहर के रोबोट, पीठ के ऊपर एक बड़ा सा झोला टांगे और 2 पहिए पर सवार। हम खाना पहुंचाते तो कभी घर का राशन, धूप हो या बारिश, हम कभी नहीं रुकते। दिन हो या रात, गर्मी हो या सर्दी, हमें इनका कोई असर नहीं, क्योंकि हमारे शरीर में खून नहीं, हमारे इंजीनियर का कोड दौड़ता है। हम हैं शहर के रोबोट, पीठ के ऊपर एक बड़ा सा झोला टांगे हुए और 2 पहिए पर सवार। हम मिलेंगे तुम्हें शहर के हर कोने पर, रेस्टोरेंट पर तो बड़ी दुकानों पर, रोड के हर चौराहों पर तो रेड लाइटों पर, फिर आपके दरवाजों पर।
दिन में भी रात में भी, हम तो महामारी में भी शहर में यूं ही हमेशा की तरह दौड़ते। तुम संडे और बाकी त्यौहार की बात तो छोड़ ही दो। हम लाल जर्सी में रोज शहर की रक्त बनकर दौड़ते हैं। हमारे खुद के अंदर के रक्त की जगह तो इंजीनियर के कोड ने ले ली है। हम हैं शहर के रोबोट, पीठ के ऊपर एक बड़ा सा झोला टांगे हुए और 2 पहिए पर सवार। कहने को तो हम मोटरसाइकिल पर दौड़ते हैं, लेकिन इसका हैंडल तो आपके हाथ में है। तुम्हें लगता होगा कि हमारी मोटरसाइकिल पेट्रोल पर चलती है, लेकिन सच पूछो तो हम इसमें रोज पेट्रोल नहीं अपना खून डालते हैं। हम हैं शहर के रोबोट, पीठ के ऊपर एक बड़ा सा झोला टांगे हुए और 2 पहियों पर सवार। हम घर से तो रोज खुद की मर्जी से निकलते हैं, लेकिन घर वापस तुम्हारी मर्जी पर ही जाते हैं। हमारे रास्ते कौन सी होंगे वो तुम चुनते हो। कहने के लिए तो हम खुद की जिंदगी जीते हैं शहर में, लेकिन सच पूछो तो ये तुम हो और इंजीनियर जिसकी दी हुई जिंदगी हम रोज जीते हैं। हम हैं शहर के रोबोट, पीठ के ऊपर बड़ा सा झोला टांगे हुए और 2 पहियों पे सवार। थैंक यू। बहुत ही शानदार कविता थी। और अभी हमारे सत्र का टाइम भी हो गया है, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबको भी धन्यवाद कि आप सब ने इसमें इतने अच्छे से पार्टिसिपेट भी किया, सवाल भी रखे। और लड़ाई जारी रहेगी, रेटिंग नहीं, हक चाहिए। जिंदाबाद।